एज वी नो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन इस अर्थ पे सिंप्लेक्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं। तो इतनी डाइवर्सिटी हमें ऑर्गेनिज्म्स में देखने को मिलती है, तो इनमें अलग अलग टाइप का रिप्रोडक्शन भी हमें देखने को मिलता है। जैसा ह्यूमन के रिगार्डिंग तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा जो दूसरे टाइप के रिप्रोडक्शन हैं लाइक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पार्थिनोजेनेसिस, उनके बारे में भी अगर हमें थोड़ा आइडिया हो तो जान लेते हैं। वैसे उन्हें हम दूसरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर गैमेटिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उसमें किसी ऑर्गेनिज्म की जो सोमैटिक सेल्स हैं वही डायरेक्टली रिप्रोड्यूस करती हैं। ऐसा जो लोअर ऑर्गेनिज्म्स हैं लाइक हमें देखने को मिलता है प्रोटोजोआ में, पॉलीपेरा में, सिलेंट्रेटा में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुआ है, उसमें डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म्स की जो सोमैटिक सेल्स हैं वही एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर देती है। इसके अलावा एक रेयर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है, जैसे आप लोग हनी बी में पढ़ते हैं, जहां पे पार्थिनोजेनेसिस, जहां पर एक अनफर्टिलाइज्ड एग ही डेवलप होकर नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, तो दैट इज पार्थिनोजेनेसिस। नाउ हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्योंकि यही डिटेल में डिस्कस करना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें दो अलग अलग टाइप के गैमेट्स लाइक मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवम फ्यूज होंगे एंड देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जिससे बनेगा जाइगोट, और जाइगोट से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से बनेगा न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ह्यूमन के अंदर हमें डिटेल में डिस्कस करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसके लिए कुछ टर्म्स हमें जानना यहाँ पर जरूरी है लाइक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब कि अगर आप मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म्स को उसके एक्शनल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पर क्लियरली डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि ये मेल ऑर्गेनिज्म है, ये फीमेल ऑर्गेनिज्म है, तो दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और एज वी नो ह्यूमन के अंदर बहुत ही क्लियर एक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलती है, जिसके लिए रिस्पांसिबल जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो एक बात क्लियर है कि ह्यूमन में दो अलग अलग मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अब ह्यूमन मेल और फीमेल में डिफरेंस किस बात का है? जनरल एनाटॉमी जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर है। लाइक आप बात करो एक्टिविटी सिस्टम दोनों का सेम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सेम है, नर्वस सिस्टम सेम है। जब सब सेम है तो डिफरेंट क्या है? दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस हिसाब से दो तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मेल और फीमेल ह्यूमन को डिफरेंट बनाते हैं। अब ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसे हम जानते हैं कोई भी सिस्टम किससे कंप्राइज होता है? दीस आर नोन एज ऑर्गन्स। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स को क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव और सेक्स ऑर्गन्स। और अब इन्हीं सेक्स ऑर्गन्स के बारे में हम डिटेल में जानते हुए और उनकी फंक्शनिंग को जानते हुए इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रोसेसिंग को, फंक्शनिंग को पढ़ेंगे। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा मैंने बोला रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को फर्दर हम उनके फंक्शंस के बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, यानी प्राइमरी एसेंशियल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड प्राइमरी एसेंशियल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फीमेल। सेम इसी तरह से सेकेंडरी एसेंशियल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड सेकेंडरी एसेंशियल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल। तो डेफिनेशन क्या है, क्या फंक्शंस के बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट कर पाएंगे? प्राइमरी एसेंशियल सेक्स ऑर्गन्स वो सेक्स ऑर्गन्स हैं जो गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। तो मेल गैमेट इज स्पर्म एंड स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस। इन्हीं प्राइमरी एसेंशियल सेक्स ऑर्गन्स को हम गोनाड्स भी कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस, मेल गोनाड इज टेस्टिस। अब यहां पर मैंने दो वर्ड्स लिखे हैं, दोनों का मतलब सेम ही है, बस जो फर्स्ट वर्ड है दैट स्टैंड्स फॉर सिंगल टेस्टिस एंड दैट इज सिंगुलर टर्म, एंड द सेकंड वर्ड इज फॉर प्लूरल यानी फॉर बोथ टेस्टिस। इसी तरह से फीमेल गैमेट इज ओवम एंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज। तो फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज ओवरीज, या बोल सकते हैं फीमेल गोनाड इज ओवरीज। चल, तो ये प्राइमरी एसेंशियल सेक्स ऑर्गन की डेफिनेशन है जो गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज अबाउट सेकेंडरी एसेंशियल सेक्स ऑर्गन्स? ये वो सेक्स ऑर्गन्स हैं जो इन गैमेट के फ्यूजन में हेल्प करेंगे। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग पाथवे एंड बाय प्रोवाइडिंग मीडियम। तो देखिए ऐसा तो हम जानते हैं कि जो भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है यानी स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन होता है वो फीमेल बॉडी में होता है। तो बात आती है कि मेल में जो टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस हुआ है उसको फीमेल बॉडी तक ट्रांसफर कौन करेगा, उसको पाथवे मीडियम प्रोवाइड कौन करेगा? तो वो सभी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किस कैटेगरी में आएंगे? दीस आर सेकेंडरी एसेंशियल सेक्स ऑर्गन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टेस्टिस में स्पर्म बना, अब इस स्पर्म को मेल बॉडी से बाहर निकलना है तो टेस्टिस से ये स्पर्म आएगा एपिडिडाइमिस में। मींस एपिडिडाइमिस क्या प्रोवाइड कर रहा है? पाथवे। तो एपिडिडाइमिस से ये स्पर्म आएगा वास डिफरेंस में, ये भी प्रोवाइड कर रहा है पाथवे। ये वास डिफरेंस स्पर्म को ले जाती है यूरेथ्रा में, और जैसा कि हम जानते हैं कि मेल के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट और जेनिटल ट्रैक्ट कॉमन है, जिसे बोलते हैं कॉमन मेल यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, यानी उसी यूरेथ्रा से यूरिन पास होता है और उसी यूरेथ्रा से जरूरत पड़ने पर स्पर्म भी पास होते हैं। तो जो स्पर्म टेस्टिस में बने वो स्पर्म टेस्टिस से बनकर एपिडिडाइमिस में आएंगे, फिर उसके बाद वो वास डिफरेंस में जाएंगे, वास डिफरेंस उन स्पर्म को ले जाकर यूरेथ्रा में डालेगी, और यूरेथ्रा किसमें ट्रैवल करती है? पेनिस में। पेनिस इज मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, साथ ही साथ ये पाथवे भी प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि इसमें यूरेथ्रा पास हो रही है, दैट्स व्हाई सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल। तो ये तो बात होगी पाथवे की, लेकिन अब बात आती है कि जो स्पर्म्स पास होंगे क्या वो पाउडरी फॉर्म में पास होंगे? नो, उसके लिए कोई सस्पेंशन मीडियम चाहिए, उसके लिए लिक्विड चाहिए, फ्लूइड चाहिए। तो वो फ्लूइड कौन प्रोवाइड करेगा? वो फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे कुछ ग्लैंड्स जिन्हें हम बोल सकते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स, जिसमें सबसे पहले आती है एक अनपेयर्ड ग्लैंड जिसका नाम है प्रोस्टेट, उसके बाद दो पेयर्ड ग्लैंड्स आएंगी सेमाइनल वेसिकल और काउपर्स ग्लैंड, और काउपर्स ग्लैंड को ही हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो इसका मतलब यहां पर एपिडाइमिस, वास डिफरेंस और पेनिस जिसमें यूरेथ्रा पास हो रही है ये प्रोवाइड कर रहे हैं पाथवे। इसके अलावा ये बाकी जो तीन ग्लैंड्स हैं अनपेयर्ड प्रोस्टेट और पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल एंड काउपर्स ग्लैंड ये प्रोवाइड कर रहे हैं लिक्विड जो मीडियम प्रोवाइड करेगा। तो ऑल दीस स्ट्रक्चर्स आर मेल सेकेंडरी एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। नाउ फाइनली जो स्पर्म पेनिस से पास होंगे, बाहर निकलेंगे, यानी इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजैकुलेशन। मेल बॉडी के पेनिस से फाइनली स्पर्म्स का बाहर निकलना क्या कहलाता है? इजैकुलेशन। तो आफ्टर इजैकुलेशन ये स्पर्म कहां डिपॉजिट होंगे? फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन वेजाइना में। तो इसका मतलब अब वेजाइना में जो ये स्पर्म्स पहुंचे हैं ये वेजाइना से ट्रैवल करते हुए यूटेरस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट में पहुंचेंगे। इसका मतलब ये वेजाइना, ये यूटेरस, ये फैलोपियन ट्यूब क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? पाथवे। साथ ही साथ इनकी म्यूकोजा से होने वाला सिक्रीशन भी कहीं ना कहीं मीडियम प्रोवाइड करेगा, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब हमारी जो डेफिनेशन है सेकेंडरी एसेसरी सेक्स ऑर्गन की इन विच प्रोवाइड पाथवे एंड मीडियम, क्या वो स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई कर रहे हैं? बिल्कुल। तो अब वेजाइना, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब ये क्या हो गए? फीमेल के सेकेंडरी एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स हमारे डिटेल में पढ़ेंगे लाइक बार्थोलिन ग्लैंड, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किन और सम अदर स्ट्रक्चर्स जो वेजाइना के ओपनिंग पर प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल फीमेल जेनिटलिया वल्वा। तो उनके बारे में सारी बातें डिटेल में आगे करेंगे। तो एक बेसिक कैटेगराइजेशन है, यानी हमें इस टेबल से इस चैप्टर का एक आउटलाइन मिल गया है। ये चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? हमें इन्हीं ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर फंक्शनिंग को जानते हुए सीखना है कि कैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर गैमेट प्रोड्यूस होता है, कैसे फिर वो मेल बॉडी से पास होता हुआ फीमेल बॉडी में पहुंचता है, और कैसे फीमेल बॉडी के अंदर ओवेरी से गैमेट रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, और फैलोपियन ट्यूब में आके स्पर्म उसे किस तरह से फर्टिलाइज करते हैं, कैसे जाइगोट फॉर्म होता है, कैसे उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, कैसे वो एम्ब्रियो यूट्रस में इंप्लांट होकर और फाइनली पार्चुलेशन की प्रोसेस से बाहर आता है। तो यही चैप्टर का हमारे पास आउटलाइन तैयार हो चुका है। इन्हीं प्रोसेस को हमें डिटेल में पढ़ना है, यानी मेन चीजें गैमेटोजेनेसिस समझेंगे, आफ्टर नोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को समझेंगे, उसके बाद जो एक पर्टिकुलर दोनों मेल और फीमेल में जो प्रोडक्टिव फिजियोलॉजी है उसके बारे में जानेंगे, फिर कैसे फर्टिलाइजेशन से आगे जाइगोट बनकर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होकर पार्चुलेशन की प्रोसेस तक पहुंचते हैं। ये सारी चीजें हमें चैप्टर में डिटेल में पढ़नी है।
मैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उनकी फिजियोलॉजी को डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज अबाउट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हालांकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डिटेल में इसी चैप्टर के एंड में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत जानकारी हमें होना जरूरी है। हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि जिन ऑर्गन्स को हम पढ़ने जा रहे हैं उनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डिफरेंशिएशन कैसे हुआ है, कि भाई एक एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, एक एम्ब्रियो डेवलप होते होते मेल ऑर्गेनिज्म यानी मेल ह्यूमन में डेवलप होता है और एक एम्ब्रियो डेवलप होते होते फीमेल बनता है। इसके लिए रिस्पांसिबल फैक्टर्स क्या हैं, कैसे डेवलप होते हैं, आइए इसको डिटेल में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले गैमीट्स के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। जाइगोट में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, जिसमें पहली फर्स्ट डिफाइंड एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है मौला। मौला से बनता है ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से बनता है गैस्टुला और गैस्टुला स्टेज के एंड तक आते आते 3 जर्म लेयर एस्टैब्लिश हो चुकी होती है। 3 जर्म लेयर्स, विच जर्म लेयर्स? एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। अब गैस्टुला स्टेज का एंड होता है। गैस्टुला स्टेज के बाद आगे क्या होगा? इन्हीं तीनों जर्म लेयर्स में ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी एक्टोडर्म से एक्टोडर्मल ऑर्गन डेवलप होते जाएंगे, मेसोडर्म से मेसोडर्मल ऑर्गन डेवलप होते जाएंगे, एंडोडर्म से एंडोडर्मल ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते जाएंगे और इस तरह से इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रोसेस से एक पूरा ह्यूमन बॉडी डेवलप होगा। तो अब जैसा कि हम जानते हैं जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्राइमरी एंडोडर्म से डेवलप होता है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मेसोडर्म से डेवलप होता है। इट मींस ये सभी अलग-अलग सिस्टम, इनके ऑर्गन्स अलग-अलग जर्म लेयर से डिराइव हुए हैं। यानी हमारा देखा जाए तो पूरी जो बॉडी है वो पूरी बॉडी ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी भी है, जो किसी ना किसी डिफाइंड जर्मिनल लेयर से ही डेवलप हुए हैं। तो बात आती है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये कौन सी जर्म लेयर से डेवलप हुआ है, तो ये मेनली मेसोडर्म से डेवलप हुआ है। हालांकि इसमें भी कुछ एंडोडर्मल या एक्टोडर्मल कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर मेनली मेसोडर्मल इन ओरिजिन। तो आप जानते हैं कि मेसोडर्म से किस तरीके से ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम एम्ब्रियोनिक लाइफ में डेवलप हुआ, कैसे ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंशिएट हुआ और किस तरह ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंशिएट हुआ। क्या है उस चीज के लिए रिस्पांसिबल थिंग? दैट मीन थिंग इज क्रोमोसोमल पैटर्न। जैसे हम जानते हैं कि अगर किसी एम्ब्रियो के अंदर XX क्रोमोसोमल पैटर्न है तो वो फीमेल में डेवलप होगा और अगर किसी में XY क्रोमोसोमल पैटर्न है तो वो मेल में डेवलप होगा। तो जाइए इसको डिटेल में जानते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके सामने जो बोर्ड बना हुआ है व्हाइट कलर का, ये एक मेसोडर्मल प्लेट है, यानी गैस्ट्रोला स्टेज के अंदर जो मेसोडर्मल प्लेट एस्टैब्लिश हुई है ये वो प्लेट है। और स्पेशली जितने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये कहां पर है? ये एब्डोमिनल रीजन में है, यानी ये मेसोडर्म का वो पार्ट है जिससे एब्डोमिनल रीजन डेवलप होगा और यहीं पर मेसोडर्म से डेवलप होंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो देखिए, सबसे पहले इस मेसोडर्म से अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में 1 पेयर गोनेट्स का फॉर्मेशन होगा। इन 1 पेयर गोनेट्स को मैंने मेंशन किया है बाइपोटेंशियल गोनेट्स, यानी इन गोनेट्स को अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में इनिशियली मैं क्या बोल रहा हूं? बाइपोटेंशियल गोनेट्स। इसका मतलब ना तो ये भी क्लियरली ओवरी में डिफरेंशिएट हुए हैं ना ही टेस्टिस में, यानी आगे चलकर ये ओवरीज में भी डिफरेंशिएट हो सकते हैं और टेस्टिस में भी डिफरेंशिएट हो सकते हैं। यानी फिलहाल इनमें टेस्टिस या ओवरी दोनों के अंदर डिफरेंशिएट होने की पोटेंसी है, इसलिए मैंने इनको क्या लिखा है? बाइपोटेंशियल गोनेट्स। लेकिन अब सवाल आता है ये टेस्टिस में डिफरेंशिएट होंगे या ओवरी में? ये डिपेंड किस पे कर रहा है? क्रोमोसोमल पैटर्न पे। सपोज अगर इस एम्ब्रियो के अंदर सेल्स में क्रोमोसोमल पैटर्न है XY, तो इस Y क्रोमोसोम पर एक जीन होता है जिसका नाम है SRY जीन, यानी सेक्स डिफरेंशिएशन रीजन ऑन Y क्रोमोसोम। क्या नाम है? सेक्स डिफरेंशिएशन रीजन ऑन Y क्रोमोसोम। इट इज द नेम ऑफ जीन दैट इज प्रेजेंट ऑन Y क्रोमोसोम। तो हम जानते हैं कि किसी भी जीन से, जीन क्या है? डीएनए, डीएनए से क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन, क्या बनता है? एचएनआरएनए, फिर बनता है स्प्लाइसिंग से एमआरएनए और उसी एमआरएनए के ट्रांसलेशन से बनता है प्रोटीन। तो इसका मतलब फाइनली जीन से क्या कोड होगा? कोई प्रोटीन, और उस प्रोटीन का नाम है सिंपली आप बोल सकते हैं SRY प्रोटीन, इसको बोल सकते हैं TDF, यानी टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। तो अगर किसी एम्ब्रियो की सेल्स के अंदर ये Y क्रोमोसोम है तो उसमें SRY जीन है, SRY जीन से कोड होगा TDF प्रोटीन और TDF प्रोटीन की वजह से ये बाइपोटेंशियल गोनेट्स ग्रेजुअली डिफरेंशिएट होते होते क्या बन जाएंगे? टेस्टिस। तो इस तरह से जो टेस्टिस का डिफरेंशिएशन है वो डिपेंड कर रहा है किस पर? प्रेजेंस ऑफ TDF पर, यानी प्रेजेंस ऑफ SRY जीन पर, यानी प्रेजेंस ऑफ Y क्रोमोसोम पर। तो इसका अपोजिट देखते हैं कि अगर इस एम्ब्रियो की सेल्स में XX क्रोमोसोमल पैटर्न होता, क्या होता? अगर XX क्रोमोसोमल पैटर्न, इट मींस सिंपली देयर इज एब्सेंस ऑफ Y क्रोमोसोम, इट मींस देयर इज एब्सेंस ऑफ SRY जीन, इट मींस एब्सेंस ऑफ TDF, और इन द एब्सेंस ऑफ TDF नेचुरली ये बाइपोटेंशियल गोनेट्स किसमें डिफरेंशिएट हो जाते हैं? ओवरीज में। इसका मतलब सिंपली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का, यानी टेस्टिस और ओवरीज का जो डिफरेंशिएशन है अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में वो डिपेंड कर रहा है किस पर? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ TDF पर, यानी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ SRY जीन यानी Y क्रोमोसोम पर। तो चलिए, ये तो बात हो गई प्राइमरी एसेंशियल सेक्स ऑर्गन्स की। एंड व्हाट इज अबाउट सेकेंडरी एसेंशियल सेक्स ऑर्गन्स? जैसा कि मैंने बोला था कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेनली मेसोडर्म से डेवलप होते हैं। बाइपोटेंशियल गोनेट्स जो डेवलप हुए थे इनिशियली जैसे टेस्टिस या ओवरी बना, ये भी ओरिजिन में मेसोडर्म थे और बाकी अब हम जो स्ट्रक्चर्स यहां पर पढ़ने जा रहे हैं ये सब भी ओरिजिन में कैसी हैं? मेसोडर्मल। तो देखिए किस तरह से सेकेंडरी एसेंशियल सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। इन बाइपोटेंशियल गोनेट्स के दोनों तरफ लैटरली 1 पेयर नेफ्रोटॉन प्लेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी ओरिजिन में कैसी नेफ्रोटॉन प्लेट? मेसोडर्मल। इन नेफ्रोटॉन प्लेट्स के 3 हिस्से मैंने यहां पर मेंशन किए हैं। जो सबसे आगे वाला हिस्सा यानी क्रेनियल मोस्ट एंड दैट इज प्रोनेफ्रॉस, मिडिल रीजन इज नोन एज मेसोनेफ्रॉस और सबसे लास्ट में नीचे ही नीचे यानी कॉर्डल एंड इज मेटानेफ्रॉस। यानी हमने क्या देखा कि बाइपोटेंशियल गोनेट के दोनों तरफ मेसोडर्मल क्या बनी है? नेफ्रोटॉन प्लेट्स, 1 पेयर नेफ्रोटॉन प्लेट्स, यानी लेटरल टू द बाइपोटेंशियल गोनेट्स। अब इन नेफ्रोटॉन प्लेट्स के कितने हिस्से हैं? सबसे आगे वाला क्रेनियल मोस्ट एंड प्रोनेफ्रॉस, मिडिल पार्ट इज मेसोनेफ्रॉस और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है कॉर्डल एंड दैट इज मेटानेफ्रॉस। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं ये जो वर्ड्स हमको कहां सीखने को मिलता है, जैसा कि आप बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग-अलग टाइप की किडनीज होती है, किसी में प्रोनेफ्रिक किडनी, किसी में मेसोनेफ्रिक किडनी, किसी में मेटानेफ्रिक किडनी। तो ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन में किडनी कैसी है? मेटानेफ्रिक किडनी। तो एक बात तो क्लियर है कि इस मेटानेफ्रॉस से ह्यूमन में क्या डेवलप होगी? किडनी। यानी अब हम इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि मेटानेफ्रॉस तो किसके लिए डेडिकेट हो चुका है? किडनी के लिए। रही बात प्रोनेफ्रॉस की, ह्यूमन में प्रोनेफ्रॉस से कुछ डेवलप नहीं होगा, ये पार्ट डीजनरेट हो जाएगा। अब बचा कौन? मिडिल पार्ट मेसोनेफ्रॉस। तो हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इस नेफ्रोटॉन प्लेट के कौन से पार्ट से या कौन सा पार्ट ऑफ मेटानेफ्रॉस नेफ्रोटॉन प्लेट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट में रोल प्ले करेगा, दैट इज मेसोनेफ्रॉस। तो ये बात क्लियर, इस नेफ्रोटॉन प्लेट का कौन सा हिस्सा? मेसोनेफ्रॉस किसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में। तो देखिए, जो दोनों तरफ की नेफ्रोटॉन प्लेट है इसके मेसोनेफ्रॉस से दोनों तरफ एक एक डक्ट का फॉर्मेशन होगा। या रेड कलर की जो डक्ट नजर आ रही है, मैंने मेसोनेफ्रॉस को भी किस कलर से रिप्रेजेंट किया है? रेड कलर से। और उससे डेवलप होने वाली डक्ट को भी मैं किस कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं? रेड कलर से। और इसी डक्ट को क्योंकि मेसोनेफ्रॉस से डेवलप हुई है इसको नाम दिया जाता है मेसोनेफ्रिक डक्ट। क्या बोलेंगे इस डक्ट को? मेसोनेफ्रिक डक्ट। और इसी का एक और नाम होता है, इसको हम वॉल्फियन डक्ट के नाम से भी जानते हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं मेल डक्ट। अब इसका मतलब समझिए, मेसोनेफ्रिक डक्ट जो डायरेक्टली किससे ड्राइव हुई है? मेसोनेफ्रॉस से। इसका दूसरा नाम वॉल्फियन डक्ट, इसी को मैं कह रहा हूं मेल डक्ट। इसका मतलब ये वो डक्ट है जिससे मेल के सेकेंडरी एसेसरी सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे। कौन कौन से? एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस एंड सेमाइनल वेसिकल। तो इसका मतलब ये सारे के सारे किसके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं? मेल के, जो किससे डेवलप हो रहे हैं? मेसोनेफ्रिक यानी वॉल्फियन डक्ट से। तभी तो मैं इस डक्ट को क्या बोल रहा हूं? मेल डक्ट। चल, अब
मीजोनेफ्रॉस से तो ये वॉल्फिन तक डेवलप हो गई। ओरिजिन में कैसी थी? मेसोडर्मल, क्योंकि मीजोनेफ्रॉस नेफ्रोटॉम प्लेट का पार्ट है। नेफ्रोटॉम प्लेट ओरिजिन में कैसी थी? मेसोडर्मल। लेकिन अब इसी नेफ्रोटॉम प्लेट के जो लेटरल साइड की मेसोडर्म है उससे एक डक्ट यानी वन पेयर डक्ट का फॉर्मेशन और होगा, जो यहां पर मैंने ब्लू कलर से मेंशन करी। इसका मतलब ये जो ब्लू कलर से बनने वाली डक्ट है, ये जो वन पेयर डक्ट है, ये भी ओरिजिन में कैसी होगी? मेसोडर्मल। और साथ ही साथ ये जो मेसोडर्मल डक्ट बनी है ये किसके पैरेलल बनी है? ये मेसोनेफ्रिक डक्ट के पैरेलल बनी है, इसलिए इस डक्ट को हम नाम देंगे पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट। जैसे एक और नाम होता है मुलेरियन डक्ट, जैसे को हम बोलते हैं फीमेल डक्ट। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये डक्ट कौन से सेकेंडरी एसेसरी सेक्स ऑर्गन डेवलप करेगी? फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, जिसमें आएंगे वेजाइना, यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब्स। इसका मतलब हमारे पास 2 पेयर मेसोडर्मल डक्ट्स अवेलेबल हैं। ये अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात चल रही है, जहां पर बाइपोटेंशियल गोनेट्स के दोनों तरफ लेटरल साइड में मेसोडर्म से ही एक डक्ट्स का फॉर्मेशन हुआ है। वन पेयर वॉल्फियन डक्ट एंड वन पेयर मुलेरियन डक्ट। वॉल्फियन डक्ट कैसी है? मेल डक्ट, यानी ये मेल के सेकेंडरी एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स डेवलप करेगी, जबकि जो मुलेरियन डक्ट है ये फीमेल डक्ट है, जिससे फीमेल के सेकेंडरी एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होंगे। अब सवाल आता है कि इस स्टेज पर इस एम्ब्रियो को हम क्या बोल सकते हैं? ये एम्ब्रियो मेल एम्ब्रियो है या फीमेल एम्ब्रियो है? क्या इस स्टेज में हम इसको कुछ ऐसा डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? नहीं। अभी हम देख रहे हैं कि इसके गोनेट्स कैसे हैं? बाइपोटेंशियल। इसके पास डक्ट्स भी दोनों तरह की हैं, वन पेयर वॉल्फियन डक्ट जो मेल डक्ट है, वन पेयर मुलेरियन डक्ट जो फीमेल डक्ट है। तो क्या इसको अभी मेल या फीमेल हम कह सकते हैं, कह पाएंगे क्या इसके ऑर्गन्स के बेसिस पर? नहीं। इसका मतलब फिलहाल ये पूरा एम्ब्रियो ही बाइपोटेंशियल एम्ब्रियो है, यानी इस स्टेज से ये एम्ब्रियो आगे चलकर एक मेल में भी कन्वर्ट हो सकता है और एक फीमेल में भी कन्वर्ट हो सकता है। यानी फिलहाल इस एम्ब्रियो के पास दोनों तरह के सेक्स में डिफरेंशिएट होने की कैपेसिटी है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाइपोटेंशियल एम्ब्रियो। इट इज द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। अब इसका मतलब ये हुआ क्या इस एम्ब्रियो की सेल्स के पास सेक्स क्रोमोसोमल पैटर्न अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब उसका प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा। यानी अभी तक उसका प्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, यानी अभी तक उसका जो इफेक्ट है जिसकी वजह से ये सेक्स और डिफरेंशिएट होने वाला स्टार्ट नहीं हुआ है। इसलिए ये अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो कैसी है? बाइपोटेंशियल। यानी अब इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा किस तरीके से? जैसा बाइपोटेंशियल गोनेट का डिफरेंशिएशन मैंने समझाया था कि अगर इस क्रोमोसोम का पैटर्न यहां पर XY क्रोमोसोम पैटर्न, उसके Y क्रोमोसोम के पास SRY जीन है जिससे बनेगा TDF, तो TDF की वजह से ये बाइपोटेंशियल गोनेट बनेंगे टेस्टिस। तो अगर ये बाइपोटेंशियल गोनेट टेस्टिस में डिफरेंशिएट होते हैं तो हम क्या चाहेंगे कि इन दोनों डक्ट्स में से यानी वॉल्फियन और मुलेरियन डक्ट्स में से डक्ट कौन सी डेवलप हो? हम चाहेंगे वॉल्फियन डक्ट डेवलप हो, क्योंकि टेस्टिस के साथ कौन से सेक्स ऑर्गन डेवलप होने चाहिए? मेल के एपिडर्मिस, वास डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल। लेकिन उसके लिए हम ये चीज चाहेंगे कि मुलेरियन डक्ट डीजनरेट हो, क्योंकि टेस्टिस के साथ ये मुलेरियन डक्ट डेवलप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुलेरियन डक्ट से क्या बनेगा? वेजाइना, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब। तो ये कैसे पॉसिबल है? XY क्रोमोसोमल पैटर्न का जो इंपैक्ट था, जिसमें स्पेशली Y क्रोमोसोम के SRY जीन का इंपैक्ट किस पे है? बाइपोटेंशियल गोनेट्स पर। SRY जीन का काम खत्म, TDF का काम खत्म, उसने तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को डिफरेंशिएट करा दिया। लेकिन सवाल ये है कि इन डक्ट्स के डिफरेंशिएशन में कौन रोल प्ले करेगा? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि टेस्टिस के साथ डक्ट कौन सी डेवलप हो? वॉल्फियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट को क्या होना पड़ेगा? डीजनरेट। तो सवाल आता है कि मुलेरियन और वॉल्फियन डक्ट दोनों में से डोमिनेंट डक्ट कौन है? डोमिनेंट डक्ट इन मींस ऑफ नेचर कि दोनों में से डोमिनेंट डक्ट कौन है? मुलेरियन डक्ट। अगर मैं इन दोनों डक्ट्स में से बात करूं तो मुलेरियन डक्ट ज्यादा डोमिनेंट है। अगर इन दोनों को डेवलप होने के लिए छोड़ दिया जाए तो मुलेरियन डक्ट डेवलप हो जाएगी, और जो डोमिनेंट डक्ट है यानी जो वॉल्फियन डक्ट है वो मुलेरियन डक्ट की डोमिनेंस से डीजनरेट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब यहाँ पर टेस्टिस फॉर्म हो गया ड्यू टू TDF, तो हमें डोमिनेंट डक्ट को तो डीजनरेट करवाना है, और जो डोमिनेंट डक्ट है कोई भी डक्ट है उसको जगाना है। तो ये काम अपने आप होगा? नहीं होगा। ये काम SRY जीन TDF करेगा डायरेक्टली? नहीं करेगा। तो फिर ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा टेस्टिस। तो अगर TDF की वजह से यहाँ पर ये टेस्टिस डिफरेंशिएट हुए हैं तो टेस्टिस के अंदर दो तरह की सेल्स बनेंगी, सर्टोली सेल्स और लीडिक सेल्स। एम्ब्रियोनिक टेस्टिस की सर्टोली सेल से हार्मोन रिलीज होगा AMH, या इसी को बोलते हैं MIH। इसका मतलब एंटी मुलेरियन हार्मोन या मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन। जो नाम से ही क्लियर है ये कौन सी डक्ट को सप्रेस करके उसे डीजनरेट करेगी? दैट इज मुलेरियन डक्ट। और यही हम चाहते थे कि टेस्टिस के साथ मुलेरियन डक्ट डेवलप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फीमेल डक्ट है, क्योंकि वो वेजाइना, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब बनाते हैं, डेवलप नहीं होनी चाहिए। तो उसको डीजनरेट कौन करवाएगा? इस एम्ब्रियोनिक टेस्टिस की सर्टोली सेल से रिलीज होने वाला AMH। अब लेकिन दूसरा सवाल ये है कि जो सोई भी डक्ट है, डोमिनेंट डक्ट है, वॉल्फियन डक्ट, उसको डेवलप कराना है, क्योंकि टेस्टिस के साथ हम क्या चाह रहे हैं? एपिडर्मिस, वास डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल डेवलप हो। तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है? ये जो एम्ब्रियोनिक टेस्टिस की लीडिक सेल्स है इनसे स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही कम क्वांटिटी में रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन। इसका मतलब एम्ब्रियोनिक लाइफ में भी थोड़ा बहुत टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है, लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में है, ये नैनोग्राम लेवल पे होता है। इट इज नॉट सफिशिएंट टू डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और अदर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी ऑर्गन्स। लेकिन ये जो टेस्टोस्टेरोन स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है, इट इज सफिशिएंट टू स्टिमुलेट वॉल्फियन डक्ट, इट इज सफिशिएंट टू डिफरेंशिएट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल्स फ्रॉम वॉल्फियन डक्ट। तो देखिए अगर यहाँ पर SRY जीन हुआ, SRY जीन की वजह से TDF बना, TDF की वजह से टेस्टिस बने, टेस्टिस के अंदर दो तरह की सेल्स बनी, सर्टोली और लीडिक सेल्स। सर्टोली सेल्स एम्ब्रियोनिक लाइफ में रिलीज हो AMH, जिसने डोमिनेंट मुलेरियन डक्ट यानी फीमेल डक्ट को क्या कर दिया? डीजनरेट। और जो एम्ब्रियोनिक टेस्टिस की लीडिक सेल्स से रिलीज हुआ टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन इस वॉल्फियन डक्ट को इंड्यूस करेगा, इसे डेवलप करवाएगा और इस एपिडर्मिस, वास डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल बनेंगे। इसका मतलब टेस्टिस के साथ कौन डेवलप हुए? मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। जो फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप करने वाली डक्ट थी वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही क्या हो गई? डीजनरेट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी एडल्ट मेल की बात करें तो क्या एडल्ट मेल के अंदर हमें मुलेरियन डक्ट या उससे डेवलप होने वाली स्ट्रक्चर्स नजर आएंगी? नहीं, क्योंकि मुलेरियन डक्ट तो एक मेल में एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही क्या हो गई? डीजनरेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ AMH रिलीज्ड बाय सर्टोली सेल ऑफ एम्ब्रियोनिक टेस्टिस। तो इसका मतलब एक एडल्ट मेल के अंदर हमें मुलेरियन डक्ट या उससे बनने वाले ऑर्गन्स दिखाई नहीं देंगे। हाँ, उसका रेमनेंट जरूर हमें नजर आएगा एक मेल के अंदर, जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट वेंट्रिकल, जो प्रेजेंट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड की वॉल में। एक टाइनी साइक लाइक स्ट्रक्चर है जिसका कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन वो प्रोस्टेट ग्लैंड की वॉल में एम्बेडेड है, और वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस मेल में भी एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या थी? मुलेरियन डक्ट, जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या हो गई थी? डीजनरेट। और ये उसका क्या रखा हुआ है? रेमनेंट। तो इसका मतलब एक एडल्ट मेल में हमें मुलेरियन डक्ट का क्या मिलेगा? रेमनेट। और डेवलप्ड हुई डक्ट कौन सी मिलेगी? वॉल्फियन डक्ट, जिससे डेवलप होकर क्या बन चुके होंगे? एपिडर्मिस, वास डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल। तो ये बात तो किसकी हुई? मेल की, कि किस तरह से XY क्रोमोसोमल पैटर्न की वजह से यानी SRY जीन उससे बनने वाले TDF की वजह से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन डिफरेंशिएट हुए कौन? टेस्टिस। और किस तरह से टेस्टिस से रिलीज होने वाले हार्मोन्स ने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल को डेवलप किया, किस तरह से मुलेरियन डक्ट को डीजनरेट किया और वॉल्फियन डक्ट को डेवलप किया। इसका मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का डिफरेंशिएशन दो अलग-अलग लेवल पे हुआ है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट डिपेंड कर रहा है किस पर? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द TDF यानी SRY जीन यानी Y क्रोमोसोम पर। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट डिपेंड कर रहा है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ AMH और टेस्टोस्टेरोन पर। तो किसका डेवलपमेंट डिफरेंशिएशन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अगर XX क्रोमोसोमल पैटर्न हो, सपोज इस एम्ब्रियो की सेल्स में XX क्रोमोसोमल पैटर्न है, तो क्या इंपैक्ट आएगा? एब्सेंस ऑफ Y क्रोमोसोम यानी एब्सेंस ऑफ SRY जीन यानी एब्सेंस ऑफ TDF। इन एब्सेंस ऑफ TDF ये बाइपोटेंशियल गोनेट किसमें डिफरेंशिएट होंगे? ओवरीज में। अगर ये ओवरीज बनेंगे तो ओवरीज से एम्ब्रियोनिक लाइफ में इस तरह का कोई AMH या टेस्टोस्टेरोन जैसा हार्मोन सब्सटेंस रिलीज नहीं होगा। तो एक बात बताइए कि अगर यहाँ पर ओवरीज बन गई और उनसे AMH या टेस्टोस्टेरोन जैसा कोई सब्सटेंस या हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है, तो बताइए इन डक्ट्स में से कौन सी डक्ट डेवलप होगी? जो नेचुरली डोमिनेंट डक्ट है, एंड दैट इज मुलेरियन डक्ट।
और ये हम चाहते हैं कि ओवरीज के साथ डक्ट कौन सी डेवलप होनी चाहिए, मुलेरियन डक्ट। तो क्या उसको डेवलप करने के लिए किसी तरह के किसी केमिकल हार्मोन की जरूरत है? नो, वो नेचुरली इतनी डोमिनेंट डक्ट है कि अगर यहाँ पर कोई केमिकल नहीं आएगा तो मुलेरियन डक्ट खुद डेवलप हो जाएगी। क्या बना देगी? वेजाइना, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, और वो अपनी डोमिनेंस किसको जनरेट करवा देगी? वॉल्फियन डक्ट को, जिससे कुछ भी डेवलप नहीं हो पाएगा। ये हम चाहते थे कि ओवरीज के साथ मुलेरियन डक्ट डेवलप होगा, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बने और वॉल्फियन डक्ट क्या हो जाए? डीजनरेट। और ऐसा ही हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इन द एब्सेंस ऑफ टीडीएफ एसआरवाई यानी वाई क्रोमोसोम फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे ओवरीज, और ओवरीज से कोई एएमएच टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा। और इन द एब्सेंस ऑफ एएमएच और टेस्टोस्टेरोन डक्ट कौन सी डेवलप हो जाएगी? मुलेरियन डक्ट, जिससे फीमेल सेकेंडरी ऑर्गन्स बन जाएंगे, जबकि वॉल्फियन डक्ट उसकी डोमिनेंस की वजह से, मुलेरियन डक्ट की डोमिनेंस की वजह से क्या हो जाएगी? डीजनरेट, जिससे मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं होगी। यानी कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप हो जाएगा। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक ग्लैंड्स। कौन कौन सी ग्लैंड्स बच गई? प्रोस्टेट ग्लैंड बच गई, काउपस ग्लैंड बच गई, फीमेल में बर्थोलिन्स ग्लैंड और पैराथल ग्लैंड ऑफ स्किन बच गई। इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटल स्ट्रक्चर्स जो मेल और फीमेल के, लाइक मेल में पेनिस, स्क्रॉटम, जबकि फीमेल के अंदर लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस। ये सभी स्ट्रक्चर्स किस तरह से एम्ब्रियोनिकली डिफरेंशिएट होती हैं, डेवलप होती हैं, ये इतना हमें जानने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक यहाँ पर डिफरेंशिएशन प्रोसेस मैंने आपको समझाई है, जो आपके लिए सफिशिएंट है। इसको यहाँ पर याद करके चलें। एक छोटी सी बात फिर से यहाँ पर जान लेते हैं। एक मेल के अंदर डक्ट कौन सी डेवलप हुई? वॉल्फियन। तो रेमनेंट किसका मिलेगा? मुलेरियन डक्ट का। जबकि फीमेल के अंदर डक्ट कौन सी डेवलप हुई? मुलेरियन डक्ट। तो उसमें रेमनेंट किसका मिलेगा? वॉल्फियन डक्ट का। तो अब यहाँ पर ये डेवलपमेंट की प्रोसेस हमने जानी। एक बार फिर से इसको ब्रीफ कर रहा हूँ, सिंपली देख लीजिए। ये जितने भी ऑर्गन्स मैंने यहाँ पर डेवलप किए हैं, ये सब मीजोडर्म से डेवलप हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि हाँ, कुछ ऑर्गन्स, कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ कंपोनेंट्स ओरिजिन में एंडोडर्मल या एक्टोडर्मल भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स क्या है? मीजोडर्मल। और इनफैक्ट जितने ऑर्गन्स मैंने यहाँ पर आपको समझाए हैं वो सभी कैसे ओरिजिन में मीजोडर्मल, चाहे वो गोनैड्स हो, चाहे वो मुलेरियन और वॉल्फियन डक्ट से डेवलप होने वाले सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो सबसे पहले मीजोडर्म से डेवलप हुआ बाइपोटेंशियल गोनैड। इनिशियली ये डिफरेंशिएटेड नहीं था। इसका डिफरेंशिएशन डिपेंड करेगा क्रोमोसोमल पैटर्न पर, यानी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द बाई क्रोमोसोम यानी एसआरवाई यानी टीडीएफ पर। दूसरा यहाँ पर अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में दोनों डक्ट्स फॉर्म होंगी, मुलेरियन डक्ट यानी फीमेल डक्ट और वॉल्फियन डक्ट यानी मेल डक्ट, लेकिन इनका डिफरेंशिएशन डिपेंड करेगा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एएमएच और टेस्टोस्टेरोन पर, जो डिपेंड करेगा कि टेस्टिस डिफरेंशिएट हुआ है या ओवरी। Now we are going to start detailed study of male reproductive system, the structure and the functioning. जैसा हम जानते हैं जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो सब एब्डोमिनल रीजन से रिलेटेड हैं, जिसमें से कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है और कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बाहर एब्डोमिनल वॉल की सरफेस पर, जिन्हें बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया, लाइक इन मेल दीस आर पेनिस एंड स्क्रॉटल सैक, दैट इज सिंपली नोन एज स्क्रॉटम। और इसी स्क्रॉटम के अंदर रखे होते हैं टेस्टिस। हालांकि ये टेस्टिस एम्ब्रियोनिक लाइफ में बनते थे कहां? एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन जस्ट बिफोर बर्थ ये टेस्टिस डिसेंट होकर कहां पहुंच जाते हैं? स्क्रॉटल सैक में। यानी जब बच्चा पैदा होगा एट द टाइम ऑफ बर्थ उसके टेस्टिस कहां पर होंगे? स्क्रॉटल सैक में। चलिए, उसके अलावा द रेस्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी। यानी मैंने आपको पहले ही ये बात बता दी है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल हैं उनमें से दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर लाइक पेनिस एंड स्क्रॉटल सैक कंटेन्स टेस्टिस, ये तो है कहां? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, यानी दीस आर एक्सटर्नल जेनिटलिया, पेनिस एंड स्क्रॉटम। एंड रेस्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स लाइक ग्लैंड्स, व्हिच ग्लैंड? लाइक काउपस ग्लैंड यानी इसका प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, ये सभी स्ट्रक्चर्स कहां पर रखे हुए हैं? इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी। तो अब हमें इसी का ओरिएंटेशन करना है कि कैसे ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बॉडी के कौन से पार्ट में किस तरीके से सिचुएटेड हैं, क्योंकि जनरल आइडिया हमें होना चाहिए एनाटॉमी का, तो उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ये पार्ट है एब्डोमेन। एब्डोमेन पार्ट को हम स्पेशली दो रीजंस में डिवाइड करते हैं, अपर एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन। तो सीधी सी बात है, डायफ्राम के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट ऑफ एब्डोमेन है, अपर एब्डोमेन, और जो नेवल यानी अम्बिलिकस से नीचे वाला जो पार्ट है, दैट इज सिंपली नोन एज लोअर एब्डोमेन या पेल्विस। हम जानते हैं कि दोनों लेग्स हैं, ये दोनों लेग्स जो हैं इनकी फीमर बोन जो है वो कौन सी कैविटी में जाकर जॉइंट बनाती है? दैट इज एसिटाबुलम कैविटी, दैट इज प्रेजेंट इन हिप बोन। ये दोनों जो हिप बोन्स होती हैं, इन हिप बोन्स के बीच में जो ये स्पेस एनक्लोज्ड है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेशली लोअर एब्डोमेन या पेल्विस। तो हम जानते हैं कि दोनों हिप बोन्स हैं, यहां पर ये दोनों तरफ की फीमर बोन जो लोअर लेग की बोन होगी। अब देखिए, ये जो दोनों हिप बोन्स के बीच का स्पेस दैट इज लोअर एब्डोमिनल कैविटी, जैसे बोलते हैं पेल्विक कैविटी, और इसी के नीचे यहां पर आके एब्डोमेन हो जाता है खत्म। और इस रीजन को हम बोलेंगे एब्डोमिनल फ्लोर या पेल्विक फ्लोर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ सेक्स ऑर्गन तो इस कैविटी के अंदर रखे हुए हैं, जिन्हें बोलेंगे इंटरनल सेक्स ऑर्गन, और कुछ सेक्स ऑर्गन इस पेल्विक फ्लोर के बाहर सरफेस पर एक्सटर्नली अटैच्ड हैं, जिनको बोलेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया। जिसमें दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स यहां पर हमारे पास, एक तो ये स्ट्रक्चर जो कि पेल्विक फ्लोर पे जस्ट इंटीरियरली स्किन की पाउच लाइक स्ट्रक्चर स्क्रॉटल सैक, और इसी स्क्रॉटल सैक के सुपीरियरली और इंटीरियरली मिड लाइन पर प्रेजेंट होता है पेनिस। तो दीस आर एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ मेल। अब देखिए, इस स्क्रॉटल सैक के अंदर मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किए हुए हैं दो टेस्टिस, लेकिन मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था ये दोनों टेस्टिस का जो फॉर्मेशन एब्डोमिनल कैविटी में हुआ था कब? एम्ब्रियोनिक लाइफ में। लेकिन मैंने ये भी मेंशन किया कि जस्ट बिफोर बर्थ ये टेस्टिस जो है ये डिसेंट होकर कहां पर आ गए थे? स्क्रॉटल सैक में। तो इस प्रोसेस को थोड़ा समझाते हैं कि भाई एब्डोमिनल कैविटी में एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब ये टेस्टिस फॉर्म हुए तो अभी स्क्रॉटल सैक में आएंगे कैसे? कोई ना कोई पाथवे होगा जो एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रॉटल सैक को कनेक्ट कर रहा होगा, एंड दीस पाथवेज आर नोन एज इंग्वाइनल कैनाल्स। ईच साइड ऑफ स्क्रॉटल सैक इज कनेक्टेड टू द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल सिंपली है क्या? इंग्वाइनल कैनाल एंटीरियर एब्डोमिनल मसल्स के बीच का गैप है, और इसी गैप के थ्रू ये टेस्टिस एम्ब्रियोनिक लाइफ में यानी जस्ट बिफोर बर्थ डिसेंट होकर कहां पर आ जाते हैं? स्क्रॉटल सैक में। यानी जब बच्चा पैदा होगा टाइम ऑफ बर्थ उसके टेस्टिस कहां पर होंगे? स्क्रॉटल सैक में। तो चलिए, हम जान चुके हैं डिसेंट का मतलब, अब उसका पाथवे भी हम जान चुके हैं कि कैसे ये टेस्टिस डिसेंट होकर किस पाथवे के थ्रू कहां पर पहुंचेंगे। एक छोटी सी टर्म आती है, कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके टेस्टिस डिसेंट होकर स्क्रॉटल सैक में नहीं आ पाते हैं। इसका मतलब वो टेस्टिस कहां रह गए? वो है एब्डोमिनल कैविटी में। इसका मतलब क्या हो गया? फेलियर ऑफ डिसेंट। एंड जो ये हिडन टेस्टिस अगर एब्डोमेन में ही रह गए हैं, ये डिसेंट होकर स्क्रॉटल सैक में नहीं आए, तो इस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिप्टो? क्रिप्टो मींस हिडन, ऑर्काई, ऑर्काई वर्ड स्टैंड्स फॉर टेस्टिस। तो क्रिप्टोर्किडिज्म मींस हिडन टेस्टिस, और हिडन टेस्टिस का मतलब वो कहां छुपे रह गए? कहां पर हिडन? इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। यानी वो डिसेंट होकर स्क्रॉटल सैक में नहीं आए, जिन्हें आ जाना चाहिए था बर्थ से जस्ट पहले, लेकिन बच्चा पैदा हो चुका है, अभी भी उसके टेस्टिस कहां रखे हुए हैं? एब्डोमिनल कैविटी में ही। तो इसे बोलते हैं फेलियर ऑफ डिसेंट, और इस कंडीशन को नाम दिया जाता है क्रिप्टोर्किडिज्म या अनडिसेंडेड टेस्टिस।
तो अब इसका क्या मैनेजमेंट है? इसका मैनेजमेंट यही है कि अगर जल्दी से जल्दी अर्लीस्ट पॉसिबल अगर ये पता चल जाता है कि टेस्टिस स्क्रॉटल सैक में नहीं आए, अंदर ही रह रहे हैं, तो इसको फिर सर्जिकली एस्टैब्लिश किया जाता है स्क्रॉटल सैक में, और सिंपली सर्जरी को बोलते हैं ऑर्कियोपैक्सी। एक छोटी सी सर्जरी होती है कि जिन बच्चों के टेस्टिस डिसेंट होकर स्क्रॉटल सैक में नहीं आए हैं, तो आफ्टर बर्थ उन बच्चों में सर्जरी परफॉर्म करी जाती है जिससे हम अंदर छुपे हुए टेस्टिस को यानी हिडन टेस्टिस को बाहर निकाल कर एस्टैब्लिश कर देते हैं स्क्रॉटल सैक में। तो चलिए, तो वैसे हम जानते हैं नॉर्मली तो टेस्टिस डिसेंट हो जाते हैं, नहीं हो पाते हैं, तो फिर हमें सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है। चलिए, अब सवाल आता है कि टेस्टिस का डिसेंट होकर स्क्रॉटल सैक में आना जरूरी क्यों है? देखिए, यह है एब्डोमिनल कैविटी जहां पर टेस्टिस फॉर्म हुए थे, लेकिन इस एब्डोमिनल कैविटी का जो टेंपरेचर है दैट इज कोर बॉडी टेंपरेचर 37 डिग्री सेल्सियस, एंड 37 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर इज नॉट सुटेबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस, स्पेशली फॉर गैमेटोजेनेसिस। अगर हम टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस में एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही कुछ स्पर्म प्रिकर्सर सेल्स फॉर्म होती हैं जिन्हें बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोगोनिया। कब बन गई थी? एम्ब्रियोनिक लाइफ में, टेस्टिस में। लेकिन ये स्पर्मेटोगोनिया प्यूबर्टी आने पर यानी अबाउट 12-13 इयर्स ऑफ एज आने पर ये गैमेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट करती है। लेकिन अगर सपोज टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रखे गए हैं जहां पर कोर बॉडी टेंपरेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो ऐसे में ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स यानी स्पर्म प्रिकर्सर सेल्स लगातार हाई टेंपरेचर से एक्सपोज रहने के कारण डैमेज होंगी और इनकी जो गैमेटोजेनेसिस की प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी। यानी अगर कोई टेस्टिस लंबे समय तक एब्डोमिनल कैविटी में ही रखा रहेगा तो फिर उसके अंदर फ्यूचर में गैमेटोजेनेसिस पॉसिबल नहीं होगा। और साथ ही साथ ऐसे टेस्टिस जो लगातार हाई बॉडी टेंपरेचर से एक्सपोज रहेंगे तो उसकी वजह से उनमें कैंसर होने की, मैलिग्नेंसी होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए टेस्टिस का डिसेंट होकर स्क्रॉटल सैक में आना जरूरी है, क्योंकि स्क्रॉटल सैक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच ऑफ स्किन है जहां पर टेंपरेचर कोर बॉडी टेंपरेचर से लगभग 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और दैट इज सुटेबल फॉर टेस्टिस। द फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस, जिसके लिए स्पेशली हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की। हाँ, लेकिन अब यहां पर एक और बात आती है, क्या ये बॉडी का हाई टेंपरेचर टेस्टिस के फंक्शंस को कंप्लीटली अफेक्ट करेगा? नहीं, पार्शियली अफेक्ट करेगा। पार्शियली अफेक्ट करने का मतलब ये है कि कुछ फंक्शन अफेक्ट होंगे और कुछ नहीं होंगे। तो देखिए, टेस्टिस के दो मेन फंक्शन है, एक तो गैमेटोजेनेसिस कर रहा है यानी स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरा ये एंडोक्राइन स्ट्रक्चर भी है जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो देखिए, अगर टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाते, सपोज डिसेंट नहीं होते, तो फ्यूचर में क्या होता? फ्यूचर में इन टेस्टिस में कोई गैमेट नहीं बनता, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि हाई टेंपरेचर से एक्सपोज होने के कारण गैमेट बनाने वाली यानी जो स्पर्म प्रिकर्सर सेल्स है स्पर्मेटोगोनिया, उनकी गैमेटोजेनेसिस प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये गैमेटोजेनेसिस वाला फंक्शन जो है ये टेंपरेचर से अफेक्ट हुआ, लेकिन क्या इस हाई टेंपरेचर से टेस्टिस का एंडोक्राइन फंक्शन अफेक्ट होगा? नहीं होगा। यानी अगर टेस्टिस एब्डोमिनल में रखे जाते तो प्यूबर्टी आने पर टेस्टिस से जितनी क्वांटिटी में टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना होता है वो रिलीज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस टेंपरेचर से पार्शियली फंक्शन अफेक्ट हो रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस अफेक्ट हो रहा है, एंडोक्राइन फंक्शन अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो देखिए, अगर मैं कहता हूं कि टेस्टिस डिसेंट होकर स्क्रॉटल सैक में नहीं आया, यानी इस बच्चे का एक रिप्रोटेटिज्म और किसी ने सर्जरी नहीं करी, यानी इस बच्चे की उम्र होगी 13-14 साल और इसके टेस्टिस स्टिल कर रखे हैं एब्डोमिनल कैविटी में, कोई सर्जरी परफॉर्म नहीं हुई, तो ऐसे में क्या इस बच्चे में गैमेटोजेनेसिस होगा? नहीं होगा। इस बच्चे में कोई स्पर्म नहीं बनेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये, क्या इस बच्चे में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होंगे? होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि टेस्टिस चाहे एब्डोमिनल कैविटी में रखे हों चाहे स्क्रॉटल सैक में रखे हों, उनके एंडोक्राइन फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो एब्डोमिनल में अगर टेस्टिस रह जाते तो उससे टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता और उससे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते, लेकिन फंक्शन कौन सा अफेक्ट हुआ? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बेसिकली ये टेस्टिस डिसेंट होकर स्क्रॉटल सैक में क्यों आए हैं? फॉर सुटेबल टेंपरेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। और एक रिस्क आपको बता दिया मैंने कि अगर अंदर रहता तो एडिशनल एक रिस्क और बढ़ जाती, क्या? कि टेस्टिस में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते। तो बेसिकली यहां पर इस टेस्टिस का डिसेंट होना एक प्रोसेस जो कब होती है? जस्ट बिफोर बर्थ। तो टेस्टिस एम्ब्रियोनिक लाइफ में कहां बने? एब्डोमिनल कैविटी में, जस्ट बिफोर बर्थ इन इंग्वाइनल कैनाल्स के थ्रू डिसेंट होकर कहां पहुंच गए? स्क्रॉटल सैक में। यानी बच्चा पैदा हुआ टेस्टिस कहां मिलेंगे? स्क्रॉटल सैक में। लेकिन मैंने बोला कि कभी-कभी डिसेंट नहीं हो पाता है, डिसेंट फेलियर हो गया, तो ऐसी कंडीशन में टेस्टिस कहां रखे जाएंगे? एब्डोमिनल कैविटी में। जिससे क्या दिक्कत होगी कि अगर टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में रखे गए तो इनमें ना तो आगे गैमेट्स बनेंगे और साथ ही साथ कैंसर की रिस्क बढ़ जाएगी। इसलिए आफ्टर बर्थ ऐसे बच्चों की सर्जरी करके हमें उस टेस्टिस को कहां का एस्टैब्लिश करना होता है? स्क्रॉटल सैक में। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट ऑफ टेस्टिस। चलिए, अब बात आती है कि यहां पर ये पेल्विक फ्लोर जो किसको, ये एब्डोमिनल कैविटी को, स्क्रॉटल सैक को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। और हमने देखा कि इसी पेल्विक फ्लोर के थ्रू दो ओपनिंग इंग्वाइनल कैनाल की कहां पर हुई है? स्क्रॉटल सैक में। और इसी स्क्रॉटल सैक के सुपीरियरली और एंटीरियरली ये मिड लाइन पर कौन प्रेजेंट है? पेनिस। अब देखिए, टेस्टिस डिसेंट होकर स्क्रॉटल सैक में आ चुका है, क्या अब इंग्वाइनल कैनाल की कोई इंपॉर्टेंस है? क्या इंग्वाइनल कैनाल बंद कर दी जाए? कोई दिक्कत नहीं होगी? टेस्टिस तो आगे डिसेंट होकर स्क्रॉटल सैक में नहीं, अभी भी इस इंग्वाइनल कैनाल की बहुत इंपॉर्टेंस है। भले टेस्टिस डिसेंट होकर स्क्रॉटल सैक में आ गया है, लेकिन ये अभी भी कनेक्ट एब्डोमिनल रीजन से है। टेस्टिस की आर्टरी किसी एब्डोमिनल आर्टरी की ही ब्रांच है, टेस्टिस की वेन किसी एब्डोमिनल वेन में ही जाकर ड्रेन होगी, टेस्टिस की नर्व वो भी किसी एब्डोमिनल नर्व की ही ब्रांच है। इसका मतलब ये टेस्टिस डिसेंट होकर कहां गया है? स्क्रॉटल सैक में, लेकिन इसकी जितनी भी आर्टरी, नर्व, वेन, लिम्फेटिक्स वो सब किससे पास हो रही होंगी? इंग्वाइनल कैनाल से। और इंग्वाइनल कैनाल से पास होती हुई कहां जा रही होंगी? एब्डोमिनल रीजन में। इसका मतलब टेस्टिस भले डिसेंट होकर स्क्रॉटल सैक में आ गया हो, लेकिन स्टिल जो इंग्वाइनल कैनाल है वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के लिए पाथवे प्रोवाइड कर रही है। इसी पाथ से या बोल दो इसी जगह से होती हुई टेस्टिकुलर आर्टरी, वेन, नर्व और लिम्फेटिक्स टेस्टिस तक पहुंचती है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस में स्पर्म्स बने, तो ये स्पर्म्स फाइनली मेल बॉडी से बाहर कहां से निकलते हैं? कौन सी स्ट्रक्चर के थ्रू ये मेल बॉडी से इजैकुलेट होते हैं? दैट इज यूरेथ्रा। क्या थी? यूरेथ्रा। मैंने बोला था कि टेस्टिस से स्पर्म बन के एपिडाइमिस में जाएंगे और एपिडाइमिस से वास डेफरेंस में, और वास डेफरेंस इन स्पर्म्स को लेकर कहां डालेगी? यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा कहां रखी है? एब्डोमेन में। एब्डोमेन में तो यूरेथ्रा पास होती है और फिर पेनिस में एंटर करते हुए टिप ऑफ पेनिस पे ओपन होती है। इसका मतलब वास डेफरेंस को स्पर्म्स को कहां लेके जाना है? एब्डोमिनल रीजन में रखी हुई यूरेथ्रा में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वास डेफरेंस एपिडाइमिस से कंटिन्यू होगी वो वास डेफरेंस इंग्वाइनल कैनाल से होती हुई एब्डोमिनल रीजन में जाएगी और एब्डोमिनल रीजन में जाके यूरेथ्रा में ओपन होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इंग्वाइनल कैनाल से पास हो रही है, दैट इज वास डेफरेंस, जो स्क्रॉटल सैक में रखे हुए टेस्टिस और एपिडाइमिस से स्पर्म्स को कहां लेके जा रही है? यूरेथ्रा तक। इसका मतलब कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इंग्वाइनल कैनाल से पास हुई हैं? कौन-कौन सी? एक तो टेस्टिकुलर आर्टरी, दूसरा टेस्टिकुलर वेन, नर्व, लिम्फेटिक्स और साथ ही साथ वास डेफरेंस। इसका मतलब इंग्वाइनल कैनाल ने एक इंपॉर्टेंस क्या शो करी? टेस्टिस के डिसेंट पाथवे को प्रोवाइड किया। लेकिन टेस्टिस के डिसेंट हो जाने के बावजूद भी इंग्वाइनल कैनाल पाथवे प्रोवाइड कर रही है कौन से स्ट्रक्चर्स को पास होने के लिए? जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सभी तरह की, टेस्टिकुलर आर्टरी, वेन, नर्व, लिम्फेटिक्स और वास डेफरेंस। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये है एब्डोमिनल रीजन, लोअर एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है। इस एब्डोमिनल रीजन के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, लेकिन साथ ही साथ यूरिनरी ऑर्गन्स भी होंगे। लेकिन यहाँ पर ये क्या है? ये है यूरिनरी ब्लैडर। चलिए बताइए, यूरिनरी ब्लैडर में ऊपर से कौन आकर ओपन हुई? ऊपर से आकर ओपन हुई यहाँ पर यूरेटर, जो कहां से आ रही है? किडनी से। और इसी यूरिनरी ब्लैडर से नीचे की तरफ क्या कंटिन्यू होगी? यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा ओपन होगी। अब ये जो यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से निकली है ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स रन करेगी, यानी टुवर्ड्स पेल्विक फ्लोर, और उसके बाद पेल्विक फ्लोर पर आकर ये यूरेथ्रा आगे की तरफ टर्न होगी और पेनिस में एंटर होकर पेनिस में ट्रैवल करेगी और टिप ऑफ पेनिस पे आकर ओपन होगी। तो इस तरीके से यूरेथ्रा अभी कहां रन कर रही है? फिलहाल ये रन कर रही है एब्डोमिनल कैविटी में। अब कहां पहुंच गई? पेल्विक फ्लोर पर, और पेल्विक फ्लोर पर आने के बाद किसमें एंटर होगी? पेनिस में। और कहां पर ओपन हुई? टिप ऑफ पेनिस पर। तो दिस इज मेल यूरेथ्रा।
तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस से जो स्पर्म बने वो स्पर्म एपिडाइमिस में जाएंगे और एपिडाइमिस से वास डेफरेंस में। वास डेफरेंस रिस्पांस को ले जाके कहां डालेगी? यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा कहां ट्रैवल कर रही है? एब्डोमिनल कैविटी में। तभी तो वास डेफरेंस को एब्डोमिनल कैविटी में आने की जरूरत है, तभी तो वो स्पर्म को कहां डाल पाएगी? यूरेथ्रा में। लेकिन ये वास डेफरेंस इस यूरेथ्रा में किस तरह से स्पर्म को डालती है, कौन सी स्ट्रक्चर्स के साथ कंबाइन होती है, कहां पर ये यूरेथ्रा में ओपन होती है, ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे फर्दर डायग्राम्स के साथ। लेकिन अभी बेसिक बात में जानने की है वो ये है कि ये एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल कैविटी जिसके अंदर रखे हुए ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स और जो बाहर सरफेस पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अटैच्ड हैं, दीस आर एक्सटर्नल जेनिटल एरिया जिसमें पेनिस और स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक में रखे हुए हैं टेस्टिस जहां से स्पर्म्स को फाइनली वास डेफरेंस लेकर इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए कहां ले जाकर डालेगी? यूरेथ्रा में। कैसे? ये भी हम सीखते हैं। लेकिन अब यहां से पहले हम स्क्रोटल सैक के स्ट्रक्चर को समझते हुए आगे बढ़ने। पहले हम स्क्रोटल सैक के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे, फिर टेस्टिस के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे और उसके बाद टेस्टिस में बने हुए स्पर्म्स को वास डेफरेंस के थ्रू कहां ले जाकर ओपन करेंगे? यूरेथ्रा में। चलिए तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रोटल सैक। जैसे मैंने आपको कहा था कि पेल्विक फ्लोर, ये कौन है? पेल्विक फ्लोर ये इधर क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। और इसी पेल्विक फ्लोर पे बाहर नीचे की तरफ एक स्किन की पाउच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है स्क्रोटल से। तो क्योंकि स्किन की पाउच लाइक स्ट्रक्चर है तो इसकी आउटरमोस्ट लेयर क्या होगी? स्किन। इस स्किन पे क्या प्रेजेंट होंगे? हेयर्स। इस स्किन के जस्ट नीचे देखो एक ग्रीन कलर की मैंने लेयर बनाई है, दैट इज सिंपली नोन एज डार्टोस मसल, स्मूथ मसल लेयर। और इसका काम मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? थर्मो रेगुलेशन। तो थर्मो रेगुलेशन क्यों? जैसा कि मैंने आपको बोला था कि टेस्टिस डिसेंट होकर स्क्रोटल सैक में है तो एक सुटेबल टेंपरेचर के लिए। लेकिन अब क्योंकि स्क्रोटल सैक जो है वो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल टेंपरेचर से भी इफेक्ट होगा। ठीक है, स्क्रोटल सैक के अंदर टेस्टिस आ गया है लेकिन एनवायरमेंट का टेंपरेचर कई बार एक्सट्रीम हो जाता है, कई बार बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में टेस्टिस को डैमेज ना हो, उसकी सेल्स को डैमेज ना हो, उसके लिए फिर यहाँ पर आती है डार्टोस मसल जो टेस्टिस को एज एक्सट्रीम एनवायरमेंटल टेंपरेचर सिचुएशन में प्रोटेक्ट करती है। तो सिंपली इसका काम क्या है कि जब बहुत ज्यादा कोल्ड से एक्सपोजर होगा, यानी क्लाइमेट बहुत ज्यादा कोल्ड होगा, तो ऐसे में ये डार्टोस मसल क्या करेगी? कॉन्टैक्ट। कॉन्ट्रैक्शन करने से क्या होगा? इस डार्टोस मसल के कॉन्ट्रैक्शन से दो चीजें होंगी। एक तो स्क्रोटल सैक की वॉल इस तरह से कलेक्ट हो जाएगी, जिससे थिक हो जाएगी, थिक हो जाएगी तो एनवायरमेंट से बेटर इंसुलेशन होगा। दूसरा, इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थोड़ा बहुत टेस्टिस का एलिवेशन भी होगा। तो टेस्टिस के एलिवेशन की वजह से टेस्टिस किसके नजदीक आ जाएंगे? बॉडी वॉल के, यानी एब्डोमिनल कैविटी के, जिससे उसको बॉडी की हीट मिलेगी, इससे वो ठंड से बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डार्टोस मसल दो तरीके से थर्मो रेगुलेशन में रोल प्ले करती है। एक तो इसके कॉन्ट्रैक्शन से इस स्क्रोटल सैक की वॉल थिक हो जाती है, थिक होने की वजह से एनवायरमेंट से इंसुलेशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ इसके कॉन्ट्रैक्शन से टेस्टिस का क्या हो जाता है? एलिवेशन। तो टेस्टिस है वो किसके नजदीक चले जाते हैं? बॉडी वॉल के, एब्डोमिनल कैविटी के, जिससे बॉडी की हीट मिलने से उससे ठंड का बचाव हो जाता है। तो इस तरीके से सबसे आउटरमोस्ट लेयर कौन होगी? स्किन, जिस पर हेयर्स है। उसके अंदर की तरफ जाएंगे तो ये स्मूथ मसल की लेयर है डार्टोस मसल, जिसका फंक्शन क्या है? थर्मो रेगुलेशन। अब इस डार्टोस मसल के अंदर की तरफ कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई आपको लेयर दिखाई देगी। इस लेयर को मैंने क्या नाम दिया? स्पर्मेटिक फेशिया। फेशिया का सिंपली मीनिंग क्या है? इट इज लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो सीधी सी बात है, स्क्रोटल सैक के वॉल में जो मेन फ्रेमवर्क है वो किससे बना हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू को। इसी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को हम नाम क्या दे रहे हैं? स्पर्मेटिक फेशिया। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, एक जनरल आइडिया लिया जाए तो स्क्रोटल सैक की वॉल में मेन तीन लेयर होगी। सबसे आउटरमोस्ट स्किन, उसके अंदर डार्टोस मसल और सबसे अंदर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर स्पर्मेटिक फेशिया। चलिए अब देखिए ये दोनों यहां पर टेस्टिस सिचुएटेड है। ये टेस्टिस जो है ओवल स्ट्रक्चर है, जिसका ये अपर पोल है, ये लोअर पोल है, ये अपर पोल, ये लोअर पोल। अब देखिए टेस्टिस का जो लोअर पोल है वो एक इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर्स के थ्रू किससे अटैच हुआ है? स्क्रोटल सैक की वॉल से। यानी मैं कह सकता हूं कि टेस्टिस इज अटैच्ड टू द वॉल ऑफ स्क्रोटल सैक बाय द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बैंड एंड दीस स्ट्रक्चर्स आर नोन एज गबर्नेकुलम। तो इसका काम क्या होगा? ये जो गबर्नेकुलम है ये टेस्टिस को इसी स्क्रोटल सैक में होल्ड करके रखेंगे, यानी ये इसको वापस इस पाथवे के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी में जाने से रोकेंगे। इसका मतलब जो टेस्टिस है वो एक स्ट्रक्चर कनेक्टिव टिश्यू बैंड के थ्रू कहां पर अटैच्ड है? स्क्रोटल सैक की वॉल पे। तो गबर्नेकुलम का काम क्या होगा? सिंपली इट अटैच्ड टेस्टिस टू स्क्रोटल वॉल। ठीक इसी तरह से टेस्टिस के अपर पोल पे भी कनेक्टिव टिश्यू की एक थिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर अटैच होती है। दोनों तरफ मैंने रेड कलर से ये थिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर यहां पर मेंशन करी और इसको नाम क्या दिया है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब आप नाम से ही समझ गए होंगे ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है ये किससे डिराइव हुई है? स्पर्मेटिक फेशिया से। देखिए ये स्पर्मेटिक फेशिया हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू की लेयर थी। अपर पोल ऑफ टेस्टिस पर आकर यही कनेक्टिव टिश्यू की लेयर यानी स्पर्मेटिक फेशिया थिक और कंडेंस होकर एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर में डिराइव होता है। और यही कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर अपर पोल ऑफ टेस्टिस पर अटैच्ड है। यही कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर अब इस इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए कहां चली जाएगी? एब्डोमिनल कैविटी में। और एब्डोमिनल कैविटी में जाकर ये स्पर्मेटिक कॉर्ड बॉडी वॉल पर अटैच हो जाएगी। यानी मैं कह सकता हूं कि अपर पोल ऑफ टेस्टिस इज अटैच्ड टू द बॉडी वॉल या एब्डोमिनल वॉल बाय द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। इसका मतलब टेस्टिस के टोटल कितने अटैचमेंट्स हो गए? 2। जो टेस्टिस का लोअर पोल है वो इसका स्क्रोटल सैक की वॉल पे अटैच्ड है बाय द हेल्प ऑफ गबर्नेकुलम। टेस्टिस का जो अपर पोल है वो एब्डोमिनल वॉल पे अटैच्ड है बाय द हेल्प ऑफ लॉन्ग थिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये किससे बने हुए? सब कनेक्टिव टिश्यू से। अब देखिए अगर मैं यहां से इस इंग्वाइनल कैनाल का, ये इंग्वाइनल कैनाल मैंने आपको पहले भी बताया है, काफी ओरिएंटेशन करी हमने सिस्टम की कि यहां पर दोनों साइड पे इस साइड ऑफ द स्क्रोटल सैक इज कनेक्टेड टू द एब्डोमिनल कैविटी बाय इंग्वाइनल कैनाल। तो देखिए ये इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू कौन पास हो रही है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो अगर हम इस इंग्वाइनल कैनाल का क्रॉस सेक्शन ले लें तो क्रॉस सेक्शन में हमें इंग्वाइनल कैनाल इस तरह से राउंड नजर आएगी। तो इस इंग्वाइनल कैनाल का हमें कंटेंट क्या दिखाई देगा? इस इंग्वाइनल कैनाल के अंदर हमें नजर आएगी स्पर्मेटिक कॉर्ड। और स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर क्या स्ट्रक्चर्स रखी हुई होंगी? टेस्टिकुलर आर्टरी, वेन, नर्व, लिम्फेटिक और वास डेफरेंस। इसका मतलब ये हुआ, मैंने आपको पहले ये चीज समझाई थी कि इंग्वाइनल कैनाल से बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पास होती हैं, टेस्टिकुलर आर्टरी, वेन, नर्व, लिम्फेटिक और वास डेफरेंस। लेकिन वो ऐसे ही पास नहीं होती हैं, उन सभी स्ट्रक्चर के चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू की एक थिक लेयर बनी हुई होती है, उसी थिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड। इसका मतलब हम ये बोलेंगे व्हाट इज द कंटेंट ऑफ इंग्वाइनल कैनाल इन मेल? दैट इज स्पर्मेटिक कॉर्ड। एंड व्हाट इज द कंटेंट ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड? तो हम बोलेंगे टेस्टिकुलर आर्टरी, वेन, नर्व, लिम्फेटिक और वास डेफरेंस। यानी सभी स्ट्रक्चर इंग्वाइनल कैनाल से पास जरूर हो रही है, लेकिन इनके चारों तरफ क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू की थिक लेयर और उसी से क्या बन जाती है? थिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। उसी को क्या कहते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड देखिए यहां पर अपर पोल पर अटैच है टेस्टिस के, इंग्वाइनल कैनाल से पास होते हुए कहां चलेगी? एब्डोमिनल रीजन में बॉडी वॉल पर जाकर अटैच होगी।
जाएगी और इसी स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर से क्या पास हुई होंगी वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। तो ये चीज याद रखेंगे कि सबसे इंग्वाइनल कैनाल की बात करें तो उसके अंदर जस्ट कौन रखी स्पर्मेटिक कॉर्ड और स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर क्या रखिए टेस्टिकुलर आर्टरी वेन नर्व लिम्फेटिक्स और वास्ट डिफरेंस। तो ओवरव्यू ये फोटो स्ट्रक्चर का स्किन के पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, पैलेट फ्लोर पे बाहर की तरफ अटैच्ड है, नीचे की तरफ अटैच्ड है और इसकी आउटरमोस्ट लेयर होगी स्किन जिसपे हेयर्स है, उसके जस्ट अंदर डार्टोस मसल की स्मूथ मसल लेयर जो थर्मोरेगुलेशन में हेल्प करेगी, उसके जस्ट अंदर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जिसे बोलते हैं स्पर्मेटिक फेशिया और यही स्पर्मेटिक फेशिया अपर पोल ऑफ टेस्टिस पे कंडेंस होकर ठीक होकर एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है एंड दैट इज स्पर्मेटिक कॉर्ड। और इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर क्या रखी होती है टेस्टिकुलर आर्टरी वेन नर्व लिम्फेटिक्स और वास्ट डिफरेंस। तो सिंपली इट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ इंग्वाइनल कैनाल व्हिच कंटेन्स स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड कंटेन्स मेनी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स लाइक आर्टरी वेन नर्व लिम्फेटिक्स और वास्ट डिफरेंस। Today we will study about the structure of testes. Last class में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रॉटम। स्क्रॉटम में रखे होते हैं टेस्टिस, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के स्ट्रक्चर को जानने से पहले क्योंकि यहाँ पर जो मैंने बनाया है इट इज सेक्शनल व्यू ऑफ द टेस्टिस, इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द टेस्टिस, तो उसके लिए हमें टेस्टिस के बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है। अगर हम टेस्टिस का बिना सेक्शन लिए हुए व्यू देखें तो सपोज ये एक टेस्टिस है, इसको आप देख रहे हैं एंटीरियरली, तो यहाँ पर हमें तीन चीजें ऑब्जर्व करने की जरूरत है। टेस्टिस में दो तो होते हैं पोल्स, अपर पोल लोअर पोल, तो दो तो पोल हो गए क्योंकि ओवल शेप स्ट्रक्चर है। दो होती है सर्फेसेस, लेटरल सर्फेस मीडियल सर्फेस, वो डिपेंड करेगा लेफ्ट साइड का टेस्टिस है तो दिस इज लेटरल सर्फेस, दिस इज मीडियल सर्फेस, और अगर ये राइट साइड का टेस्टिस है तो दिस इज मीडियल सर्फेस, दिस इज लेटरल सर्फेस, तो दो सर्फेसेस। इसी तरह से यहाँ पर होंगे टू बॉर्डर्स। जब आप इंटीरियरली टेस्टिस का व्यू देखेंगे तो इस टेस्टिस में आपको आगे जहाँ पर दोनों तरफ की लेटरल और मीडियल सर्फेसेस आकर एक दूसरे से मीट करती हैं दैट लाइन इज नोन एज एंटीरियर बॉर्डर। इसी तरह से दोनों सर्फेसेस पीछे जाकर जहाँ एक दूसरे से मीट करेंगे दैट इज पोस्टीरियर बॉर्डर। इसका मतलब टेस्टिस में हमें तीन चीजें याद रखनी है, टू पोल्स अपर पोल लोअर पोल, टू सर्फेसेस लेटरल सर्फेस मीडियल सर्फेस एंड टू बॉर्डर्स, आगे की तरफ एंटीरियर बॉर्डर पीछे की तरफ पोस्टीरियर बॉर्डर। तो अब ये है कंप्लीट टेस्टिस। अब हम इसका लेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनल व्यू। इस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनल व्यू के लिए हम टेस्टिस को इस तरह से मिड लाइन से लॉन्गिट्यूडनली दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो सपोज ये एक सेक्शन है, इस सेक्शन में आगे की तरफ क्या होगी एंटीरियर बॉर्डर, ये पीछे की तरफ क्या होगी पोस्टीरियर बॉर्डर, ये अपर पोल ये लोअर पोल और इस तरफ ये क्या है यहाँ पर सरफेस। क्योंकि हमें टेस्टिस के इंटीरियर टिश्यू की स्टडी करनी है तो हम इस सेक्शन को यूं रख के देखेंगे। तो जब यूं रख के देखेंगे तो ये आगे की तरफ क्या चलेगी एंटीरियर बॉर्डर, ये पीछे की तरफ पोस्टीरियर बॉर्डर, ये अपर पोल ये लोअर पोल और सरफेस इस डायग्राम में हमें दिखाई नहीं देगी क्योंकि सरफेस अपोजिट साइड में पीछे की तरफ होगी। तो अब अंदर यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा इंटीरियर टिश्यू ऑफ टेस्टिस। तो ये पूरा इंटीरियर टिश्यू ऑफ टेस्टिस हमें नजर आ रहा है, ये आगे की तरफ इंटीरियर बॉर्डर है, पीछे ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये इंटीरियर टिश्यू सरफेस नजर नहीं आएगी, अपर पोल लोअर पोल। तो अब इस सेक्शनल व्यू में हमें टेस्टिस की वॉल में कुछ लेयर्स नजर आएंगी जिसमें जो सबसे आउटरमोस्ट लेयर जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ करी है ये कहलाती है ट्यूनिका वेजाइनलिस। इस ट्यूनिका वेजाइनलिस के भी दो पार्ट है, जो बाहर वाली लेयर है दैट इज पैराइटल ट्यूनिका वेजाइनलिस, जो अंदर वाली लेयर है दैट इज विसरल ट्यूनिका वेजाइनलिस, और इन दोनों के बीच में जो कैविटी है दैट इज वेजाइनल कैविटी। तो वेजाइनल कैनाल और वेजाइनल कैविटी दीस आर टू डिफरेंट थिंग्स। वेजाइनल कैनाल इज द कैनाल ऑफ फीमेल वेजाइना, जबकि वेजाइनल कैविटी फाउंड इन मेल इट इज बाउंडेड by tunica vaginalis layers, parietal tunica vaginalis and visceral tunica vaginalis around the testis. So this is vaginal cavity which is bounded between two layers of tunica vaginalis around the testis. चलिए ये एक पेरिटोनियल रेमनेंट है, ये जो ट्यूनिका वेजाइनलिस लेयर है ये एक पेरिटोनियल रेमनेंट है। जब टेस्टिस डिसेंट होता है तो अपने आसपास जो लूज पेरिटोनियल लेयर होती है उसको अपने चारों तरफ रैप करके ले आता है। तो यही पेरिटोनियल रेमनेंट अब क्योंकि टेस्टिस के चारों तरफ रैप हो चुका है उसी की वॉल का इंटीग्रेटेड पार्ट बन चुका है, तो इसलिए हम इसको टेस्टिस की वॉल की आउटरमोस्ट लेयर कंसीडर करते हैं। देखिए ये जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है ये टेस्टिस पे सब तरफ चारों तरफ ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन पोस्टीरियर बॉर्डर पे आप देखिए ट्यूनिका वेजाइनलिस एब्सेंट है। इसका मतलब अपर पोल पे भी ट्यूनिका वेजाइनलिस है, लोअर पोल पे भी ट्यूनिका वेजाइनलिस है, एंटीरियर बॉर्डर पे भी ट्यूनिका वेजाइनलिस है और जो दोनों तरफ सरफेसेस हैं उन पर भी ट्यूनिका वेजाइनलिस है, लेकिन कहां नहीं है पोस्टीरियर बॉर्डर पर। क्यों नहीं है पोस्टीरियर बॉर्डर पर? क्योंकि अभी मैंने बोला कि ट्यूनिका वेजाइनलिस लेयर एक पेरिटोनियल रेमनेंट जो टेस्टिस के डिसेंट के टाइम इसके चारों तरफ रैप हुआ था। तो टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट पर ऑलरेडी एपिडिडाइमिस रखा हुआ है, जितनी भी टेस्टिकुलर आर्टरी वेन नर्व और लिम्फेटिक्स होती हैं वो सब पोस्टीरियर बॉर्डर से ही टेस्टिस में एंटर करती हैं। तो वहां पे ऑलरेडी इतनी सारी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, इसलिए वहां पर ये पेरिटोनियल रेमनेंट रैप नहीं हो पाया, इसलिए पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस इज डेफिशिएंट ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस। It is all about tunica vejainalis. It is the outermost layer of the testis. It is peritoneal remnant that is wrapped around testis during descent of testis. अब चलते हैं अंदर की लेयर। ये लेयर देखिए, ये ब्लैक कलर की लेयर आपको नजर आ रही होगी यहाँ पर। It is the thickest layer of the testis and it is known as tunica albuginea. What is the meaning of alba? Alba मतलब white. It is made up of white fibers connective tissue means it is made up of collagen fibers. तो देखिए ये collagen fiber से बनी हुई thickest layer of the testis. इसका मतलब ये हुआ कि जब टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में फॉर्म हुआ था, यानी जब वो डिसेंट नहीं हुआ था, उस टाइम उसकी जो सबसे बेसिक लेयर थी वॉल में वो कौन थी? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये सबसे थिकेस्ट टफेस्ट रेजिडुअस लेयर ऑफ द टेस्टिस है, यानी टेस्टिस का बेसिक फ्रेमवर्क कौन बनाएगा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका वेजाइनलिस तो ड्यूरिंग डिसेंट एक एडिशनली रैप्ड लेयर है, लेकिन जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है इट इज द ट्रू लेयर ऑफ द वॉल ऑफ टेस्टिस, जो टेस्टिस का बेसिक फ्रेमवर्क फॉर्म करती है। तो देखिए इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया से इस पोस्टीरियर बॉर्डर की तरफ सेंटर में एक वर्टिकल सेप्टा फॉर्म हो रहा है। तो ये वर्टिकल सेप्टा किससे फॉर्म हुआ है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया से। इसका मतलब ये वर्टिकल सेप्टा भी किससे बना हुआ होगा? ये भी व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू यानी कोलेजन फाइबर से बना हुआ होगा। इसी को हम बोलते हैं मीडियास्टेनम टेस्टिस, जिसकी वजह से टेस्टिस के दो कंपार्टमेंट बन जाते हैं, आगे वाला इंटीरियर कंपार्टमेंट, पीछे वाला पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। लेकिन आप देखिए जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है दैट इज लार्जर देन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। व्हाई? बिकॉज़ दिस मीडियास्टेनम टेस्टिस दैट वर्टिकल सेप्टा इज प्लेस्ड मोर टुवर्ड्स पोस्टीरियर बॉर्डर, दैट्स व्हाई इंटीरियर कंपार्टमेंट इज लार्जर। नाउ आप देखें कि इस इंटीरियर कंपार्टमेंट में आपको ये ब्लैक कलर से बने हुए हॉरिजॉन्टल सेप्टा नजर आ रहे होंगे। ये हॉरिजॉन्टल सेप्टा भी ट्यूनिका एल्बुजिनिया से ही डिराइव हुए हैं, और इन हॉरिजॉन्टल सेप्टा की वजह से ये इंटीरियर कंपार्टमेंट छोटे-छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया है, जिन्हें हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो इसका मतलब ये जो भी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का एग्जिस्टेंस हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड देयर सेप्टा। पहले तो क्या बना? वर्टिकल सेप्टा, उसके बाद हॉरिजॉन्टल सेप्टा, और इसी की वजह से इंटीरियर कंपार्टमेंट किसमें डिवाइड हो गया? छोटे-छोटे सेगमेंट्स में, लोब्यूल्स में, जिन्हें बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। यहाँ पर इस डायग्राम में आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कुछ गिने चुने नजर आ रहे हैं, लेकिन 4 नजर आ रहे हैं, लेकिन एक टेस्टिस में अगर इनके टोटल नंबर की बात करें तो ये लगभग होते हैं 250, यानी ईच टेस्टिस कंटेन्स अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। देन अब आप देखिए ये नेक्स्ट अंदर की तरफ एक और लेयर, ये रेड कलर से बनी हुई लेयर, इसको मैंने लिखा है ट्यूनिका वेस्क्युलोसा।
ये क्या लिखा हुआ है? ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। नाम से क्लियर हो रहा है कि ये डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स यानी ब्लड कैपिलरीज से बनी हुई लेयर है। तो नाम से क्लियर हो गया, सब काम क्या होगा? ये इंटीरियर टिश्यू ऑफ टेस्टिस को ब्लड सप्लाई करेगी, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो टेस्टिस की वॉल में 3 लेयर्स हमें नजर आ रही हैं। जो आउटरमोस्ट लेयर है ट्यूनिका वेजाइनलिस, उसके अंदर की तरफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो सबसे थिकेस्ट टफेस्ट रिजिडमोस्ट लेयर जो बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ टेस्टिस फॉर्म करती है, उसी की वजह से अंदर कंपार्टमेंट्स बने और फिर फर्दर इंटीरियर कंपार्टमेंट में लोब्यूल्स बने। और फिर सबसे अंदर जो आपको लेयर नजर आएगी रेड कलर की, दैट इज ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, जो कि ब्लड कैपिलरीज के डेंस नेटवर्क से फॉर्म हुई है, जो इंटीरियर टिश्यू ऑफ टेस्टिस को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करेगी। चलिए अब आप देखिए इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में ये ग्रीन कलर से बनाई हुई कुछ हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स नजर आ रही हैं। ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं। एक लोब्यूल में इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो नंबर होता है वो अबाउट 1 2 3 होता है। 1 2 3 ये रेंज है कि मिनिमम कितना नंबर होगा 1, मैक्सिमम कितना होगा 3। लेकिन अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो मैक्सिमम लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नंबर में होती है 3। तो हमें जो ओवरऑल कैलकुलेशन करनी है वो 3 के हिसाब से ही करनी है, क्योंकि बहुत ही गिने चुने ऐसे लोब्यूल्स उनमें होते हैं जिनमें 1 या 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। मैक्सिमम लोब्यूल्स में 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलती हैं। तो चलिए इसी अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं कि अगर एक लोब्यूल में 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं और टोटल नंबर ऑफ लोब्यूल्स हम कितने बता रहे हैं 250, तो एक टेस्टिस में टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अबाउट 750। तो चलिए टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 750 किस तरह से आया समझ में आया कि एक लोब्यूल जो ये है इसमें हम मान के चल रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 3, टोटल नंबर ऑफ लोब्यूल्स कितने हैं 250, तो 250 into 3 750। एक टेस्टिस में टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 750। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स हैं, इन्हीं के ल्यूमेन में अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी जितने भी स्पर्म प्रोड्यूस होंगे वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रोड्यूस होंगे। कैसे प्रोड्यूस होते हैं, क्या स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, वो हम इसी चैप्टर में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम क्रॉस सेक्शन यानी हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पढ़ेंगे, वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा इतना सा जान के चलते हैं कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन्हीं के ल्यूमेन में अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं स्पर्म्स। सवाल आता है कि जो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रोड्यूस हुए हैं फाइनली इन स्पर्म्स को जाना कहां, मेल बॉडी से बाहर। तो मेल बॉडी से बाहर निकलने का रास्ता क्या होगा, कैसे ये स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनने के बाद फिर आगे मेल बॉडी से बाहर निकलेंगे। चलिए देखते हैं। यहां पर एक बात ऑब्जर्व करिए कि ये जो साइड नजर आ रही है यानी लोब्यूल्स का वो पार्ट जो किधर है टुवर्ड्स द मीडियस्टेनम टेस्टिस यानी टुवर्ड्स द वर्टिकल सेप्टा, इसे हम बोलते हैं एपेक्स ऑफ लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं? एपेक्स ऑफ लोब्यूल्स। इन्हीं एपेक्स ऑफ लोब्यूल्स की तरफ कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मर्ज होकर स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स बनाती हैं, जो आपको यहां पर ब्लू कलर से बनी हुई नजर आ रही होंगी। ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स किसके मर्ज होने से बनी है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के मर्ज होने से। किधर बनी है? टुवर्ड्स द एपेक्स ऑफ लोब्यूल्स। तो इन्हीं को बोलते हैं ट्यूब्यूली रेक्टाई। ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स क्या कहलाती हैं? ट्यूब्यूली रेक्टाई। अब देखिए ये ट्यूब्यूली रेक्टाई, एक बात तो क्लियर है, इनका नंबर कितना होता है ट्यूब्यूली रेक्टाई का, कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के मर्ज होने से कितनी ट्यूब्यूली रेक्टाई बनती है, ये सब हमें जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात श्योर है कि ट्यूब्यूली रेक्टाई का नंबर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कम होगा, क्योंकि ट्यूब्यूली रेक्टाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के मर्ज होने से बन रही है। तो देखिए ये जो ट्यूब्यूली रेक्टाई स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स किसके मर्ज होने से बनी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के मर्ज होने से। किधर बनी? टुवर्ड्स द एपेक्स ऑफ लोब्यूल्स। किसको क्रॉस कर रही है? मीडियस्टेनम टेस्टिस को। और उसके बाद ये ट्यूब्यूली रेक्टाई कहां पहुंच गई? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आती है ये सारी ट्यूब्यूली रेक्टाई एक डेंस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल बनाएंगी, और इस डेंस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स को पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में हम क्या कहते हैं? रेटे टेस्टिस। तो रेटे मतलब नेटवर्क, टेस्टिस टेस्टिस की स्ट्रक्चर यानी एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो एक डेंस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल से बनी है। कहां पर? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ टेस्टिस में, दैट इज रेटे टेस्टिस। तो क्या हुआ? सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म्स बने, उसके बाद ट्यूब्यूली रेक्टाई से होते हुए कहां पहुंचे? रेटे टेस्टिस में। अब रेटे टेस्टिस से ये स्पर्म कैसे बाहर निकलेंगे? देखिए ये कौन सी बॉर्डर है? पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस। कौन से पोल की तरफ की बात करें? अपर पोल। इस पोस्टीरियर बॉर्डर पर अपर पोल की तरफ रेटे टेस्टिस से कुछ 10 to 20 डक्ट्स बाहर निकलती हैं, और इनको क्या बोला जाता है? वासा एफरेंशिया। क्या कहा जाता है? वासा। तो वासा एफरेंशिया किससे स्टार्ट हो रही है? रेटे टेस्टिस से। तो ये थिकनेस ऑफ टेस्टिस की वॉल को क्रॉस करके कहां आ रही है? बाहर। नंबर में कितनी है? 10 to 20। बाहर आकर ये वासा एफरेंशिया सारी की सारी मर्ज हो जाएंगी, और मर्ज होकर एक सिंगल डक्ट बनाएंगी, और वही डक्ट हाईली कॉइल्ड होकर टेस्टिस की पोस्टीरियर बॉर्डर पर अरेंज हो जाएगी, और इसी हाईली कॉइल्ड डक्ट को पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस पर क्या नाम दिया जाता है? एपिडिडाइमिस। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बने, उससे कहां गए? ट्यूब्यूली रेक्टाई में, फिर कहां गए? रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस से स्पर्म किस में जाएंगे? वासा एफरेंशिया में। वासा एफरेंशिया से कहां जाएंगे? एपिडिडाइमिस में। और ये एपिडिडाइमिस कहां पर प्लेस्ड है? आउटसाइड द टेस्टिस ऑन द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस, जो कि एक हाईली कॉइल्ड डक्ट है। अब आप देखिए ये हाईली कॉइल्ड डक्ट ऊपर की तरफ यानी अपर पोल ऑफ द टेस्टिस की तरफ सबसे ज्यादा कॉइल्ड है। फिर इसके कॉइल्स क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और लोअर पोल की तरफ आते आते इस एपिडिडाइमिस के कॉइल इतने कम हो जाएंगे कि ये एपिडिडाइमिस एक स्ट्रेट डक्ट की फॉर्म में कंटिन्यू हो जाएगा, और यही स्ट्रेट डक्ट क्या कहलाएगी? वास डेफरेंस। तो वास डेफरेंस बेसिकली किसका कंटिन्यूएशन है? एपिडिडाइमिस का कंटिन्यूएशन है। किधर? टुवर्ड्स द लोअर पोल, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस। तो ये किसका कंटिन्यूएशन हुआ? वास डेफरेंस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ एपिडिडाइमिस। तो अगर मैं आपसे यहां पर पूछता हूं कि कौन सी ट्यूब्यूल्स या डक्ट्स स्पर्म को टेस्टिस से बाहर लाती हैं, बाहर लाने का मतलब एपिडिडाइमिस में लाती है, टेस्टिस से बाहर स्पर्म किस में आएगा? एपिडिडाइमिस में। तो वो कौन है? वासा एफरेंशिया। तो क्या ऑर्डर बना यहां पर? क्या सीक्वेंस बना? सबसे पहले स्पर्म प्रोड्यूस होंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, फिर कहां जाएंगे? ट्यूब्यूली रेक्टाई में, फिर रेटे टेस्टिस में, फिर वासा एफरेंशिया में, फिर एपिडिडाइमिस में, एंड देन वास डेफरेंस में। और वास डेफरेंस स्पर्म को ले जाती कहां है? यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा कहां है? एब्डोमेन में। तो वहां जाने का रास्ता क्या है? इंग्वाइनल कैनाल। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि टेस्टिस के अपर पोल पर एक व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू जिसमें कुछ इलास्टिक कंपोनेंट्स भी इलास्टिक फाइबर्स भी हैं, उससे बनी हुई एक स्पर्मेटिक कॉर्ड जो टेस्टिस के अपर पोल पर अटैच थी और इंग्वाइनल कैनाल से होती हुई एब्डोमेन में जा रही थी। उसी स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर क्या कंटेंट था? टेस्टिकुलर आर्टरी, वेन, नर्व, लिम्फेटिक्स और वास डेफरेंस। तो इसका मतलब अब ये वास डेफरेंस एपिडाइमिस के कंटिन्यूएशन से बनी है, ये लोअर पोल ऑफ टेस्टिस की तरफ बनी है, अब ये घूमकर ऊपर की तरफ आएगी यानी अपर पोल ऑफ टेस्टिस की तरफ। अपर पोल ऑफ टेस्टिस पे कौन अटैच है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। उसके बाद ये वास डेफरेंस स्पर्मेटिक कॉर्ड में एंटर करेगी और इंग्वाइनल कैनाल से होती हुई कहां चली जाएगी? एब्डोमेन में। अब एब्डोमेन में जाकर ये वास डेफरेंस कौन से पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में खुलती है, किसके साथ कंबाइन होती है, क्या इसका फंक्शन है, किस तरह से ये स्पर्म को यूरेथ्रा में डालती है, वो सारी चीजें तो हमें एब्डोमेन के अंदर जाने के बाद पता पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हमें यहां तक ये बात याद होनी चाहिए कि यहां पर स्पर्म के पाथवे का सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, देन ट्यूब्यूली रेक्टाई, देन रेटे टेस्टिस, देन वासा एफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, देन वास डेफरेंस। वास डेफरेंस ऊपर कैसे जाएगी, क्या करेगी, वो आगे पढ़ेंगे। अब यहां इस सीक्वेंस पे क्वेश्चन भी बने हुए हैं, ये आईपीएम नीट में पूछे हुए भी हैं। जैसे सपोज मैं क्वेश्चन पूछता हूं, इफ ट्यूब्यूली रेक्टाई आर ब्लॉक्ड और कट, इफ ट्यूब्यूली रेक्टाई आर ब्लॉक्ड और कट, ये जो ब्लू कलर वाली यहां पर ट्यूब्यूली रेक्टाई है मैंने इनको ब्लॉक कर दिया, कट कर दिया, देन स्पर्म विल नॉट बी एबल टू मूव फ्रॉम टू, कहां से कहां नहीं जा पाएगा स्पर्म विल नॉट बी एबल टू मूव फ्रॉम टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टू रेटे टेस्टिस। ठीक इसी तरह से अगर मैं बोलता हूं कि वासा एफरेंशिया आर कट और ब्लॉक्ड, देन स्पर्म विल नॉट बी एबल टू मूव फ्रॉम टू रेटे टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। या बोल सकते हो स्पर्म कहां से कहां नहीं जा पाएगा? रेटे टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस, या बोल दो टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में। तो चलिए ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा सीक्वेंस है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनेंगे, देन ट्यूब्यूली रेक्टाई, देन रेटे टेस्टिस, देन वासा एफरेंशिया, देन एपिडिडाइमिस एंड देन वास डेफरेंस।
चलिए अब यहाँ से कुछ बातें और जानते हैं। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब जो गैमेट प्रोड्यूस करता है, और एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स जो गैमेट को पाथ कर मीडियम प्रोवाइड करता है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गैमेट्स के फ्यूजन में हेल्प करते हैं, वो सब एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स कहलाते हैं। ठीक इसी तरह से आपकी एनसीईआरटी ने यहाँ पर ट्यूब्यूल्स का भी कैटेगराइजेशन किया हुआ है। यहाँ पर ये जितने भी ट्यूब्यूल्स या डक्ट्स हैं सबको कैटेगराइज किया हुआ है सेम उसी मैनर में, प्राइमरी डक्ट और एसेसरी डक्ट्स। तो प्राइमरी डक्ट का मतलब ठीक वही है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का था। जिस तरह प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो गैमेट प्रोड्यूस करता है, प्राइमरी डक्ट जो गैमेट प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे कौन सी डक्ट में गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। लेकिन फिर एसेसरी डक्ट्स किनको बोलेंगे? अब जो भी डक्ट्स आगे इन फॉर्म स्पर्म्स को लेकर जाएंगी उन सबको क्या बोलेंगे? एसेसरी डक्ट्स। तो एसेसरी डक्ट्स में कौन कौन इंक्लूड होगा? ट्यूबुलर रेक्टाई, रेटे टेस्टिस, वासा फ्रेंचिया, एपिडाइमिस और वास डेफरेंस। अब इन एसेसरी मेल डक्ट्स को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी डक्ट हो गई, प्राइमरी डक्ट की बात खत्म, दैट इज सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो गैमेट प्रोड्यूस कर रही है। तो आगे वाली जितनी भी डक्ट बची सब एसेसरी डक्ट्स। अब इन एसेसरी डक्ट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी? इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट्स और एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स। अब सोचिए इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट्स कौन सी एसेसरी डक्ट्स होंगी? जो टेस्टिस के अंदर है, ट्यूबुलर रेक्टाई, रेटे टेस्टिस, वासा फ्रेंचिया। वासा फ्रेंचिया टेस्टिस के अंदर कंसीडर होगी क्योंकि ये थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ टेस्टिस में ट्रैवल कर रही है। बाहर आते ही तो इमर्ज होगा क्या बना लेंगे? एपिडाइमिस। तो टेक्निकली वासा फ्रेंचिया को इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट कंसीडर करना है। तो इंट्राटेस्टिकुलर एसेसरी डक्ट्स कौन कौन होगी? ट्यूबुलर रेक्टाई, रेटे टेस्टिस, वासा फ्रेंचिया। इसके बाद एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर एसेसरी डक्ट्स, इसमें कौन कौन आ गया? एपिडाइमिस और वास डेफरेंस। ये एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर एसेसरी डक्ट्स में इंक्लूड होंगी। थोड़ा बहुत इनके एपिथेलियम के बारे में जान लेते हैं। जो एपिडाइमिस और वास डेफरेंस है ये मस्कुलर डक्ट्स है, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स है और साथ ही साथ मस्कुलर डक्ट है, यानी इनकी वॉल में डेफिनेटिव स्मूथ मसल की लेयर प्रेजेंट होती है। दूसरी बात इनकी जो म्यूकोजल एपिथेलियम होती है वो एपिथेलियम कैसी होती है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्टीरियोसिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्टीरियोसिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ये एपिथेलियम आपको एपिडाइमिस में भी देखने को मिलेगी और वास डेफरेंस में भी, यानी इनकी जो ल्यूमन होगी वो इस तरह के एपिथेलियम से लाइन होगी। और आप जानते हैं कि स्टीरियोसिलिया किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं करते हैं, ये सिंपली एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। रही बात वासा फ्रेंचिया की, वासा फ्रेंचिया एक इंट्राटेस्टिकुलर एसेसरी डक्ट है। इसकी जो एपिथेलियम होती है वो होती है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। यहां पर जो सीलिया है वो काइनोसिलिया है, यानी ये जो वासा फ्रेंचिया की सीलिएटेड एपिथेलियम होगी वो इसकी ल्यूमन में से पास होने वाले स्पर्म्स को मूवमेंट करके किधर पास कराने की कोशिश करेगी? रेटे टेस्टिस टू एपिडाइमिस। यानी क्या सिग्निफिकेंस हुआ इस वासा फ्रेंचिया के सीलिया के कि ये मूवमेंट करके जो स्पर्म रेटे टेस्टिस में होंगे उन रेटे टेस्टिस में आए हुए स्पर्म्स को किधर बढ़ने में मदद करेंगे? टुवर्ड्स द एपिडाइमिस। लेकिन एपिडाइमिस और वास डेफरेंस की एपिथेलियम है दैट इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्टीरियोसिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। स्टीरियोसिलिया मूवमेंट नहीं करते हैं, उनका काम केवल क्या होगा? एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को बढ़ाना। अब यहीं से कुछ टर्म्स हमें सीखनी होंगी अबाउट स्पर्म। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरी फंक्शनल मैच्योरेशन, फिर थर्ड इनिबिशन एंड देन कैपेसिटेशन। इसको यहीं पर जानना जरूरी है। समझिए इस बात को, मैंने कहा था कि सबसे पहले जो स्पर्म बनेंगे यानी जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है दैट अकर्स इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, यानी स्पर्म बनकर कहां तैयार होंगे? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में। अब थोड़ा बहुत स्पर्म की स्ट्रक्चर का आइडिया आपको होगा भी, वैसे आगे डिटेल में चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी। स्पर्म की स्ट्रक्चर जो है वो स्पून शेप स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आगे की तरफ आपको ब्रॉड पार्ट नजर आएगा हेड जो न्यूक्लियस कंटेन करता है, फिर बीच में आपको एक पार्ट नजर आएगा मिडिल पीस, और फिर लास्ट में नजर आएगी टेल। और ये जो टेल है ये फ्लैजेला है, इट इज लॉन्ग सीलिया, दैट इज सिंपली नॉन एज फ्लैजेला, और ये मूवमेंट करती है, इसी की वजह से स्पर्म मोटाइल होता है। तो देखिए ये स्पर्म स्ट्रक्चरली मैच्योर कहां पे हो गया? यानी स्पर्म पूरा का पूरा बनकर तैयार कहां पे हो गया? यानी इसका हेड, मिडिल पीस, टेल सब बनकर तैयार कहां हो गए? विद इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। बट अभी जो इसकी टेल बनी है ये टेल काम नहीं कर रही है। क्यों काम नहीं कर रही है इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो स्पर्म की टेल की सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन में होते हैं कैल्शियम चैनल्स जिन्हें बोलते हैं कैट स्पर प्रोटीन्स। कैट स्पर प्रोटीन्स ये स्पर्म की स्ट्रक्चर, इस स्पर्म की स्ट्रक्चर में ये स्पर्म की टेल, और स्पर्म की टेल में सेल मेम्ब्रेन पर है कैल्शियम चैनल्स और उन्हें नाम दिया गया है कैट स्पर प्रोटीन। सिंपली C फॉर कैल्शियम, T फॉर टेल, स्पर फॉर स्पर्म, और इसी तरह से इसका नाम बना दिया कैट स्पर प्रोटीन। तो सिंपली हमने क्या जाना? व्हाट इज कैट स्पर प्रोटीन? दीस आर कैल्शियम चैनल्स प्रोटीन प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ टेल ऑफ स्पर्म। तो सीधी सी बात क्या है कि जब स्पर्म सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में बना है तो इसकी टेल की सेल मेम्ब्रेन में ये कैल्शियम चैनल है, लेकिन अभी इस प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से है कि इसे कैल्शियम टेल के अंदर इन्फ्लक्स नहीं कर पा रहा है। और ये बात बहुत जरूरी है समझना कि जब तक स्पर्म की टेल के अंदर कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा उसकी टेल मोटाइल नहीं होगी, उसकी टेल काम नहीं करेगी। तो क्या है? इसके आसपास अभी कैल्शियम नहीं है, लेकिन स्पर्म की टेल की सेल मेम्ब्रेन में जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो अभी फंक्शनल नहीं है, वो अभी काम नहीं कर रहे हैं, उनके थ्रू कैल्शियम का भी इन्फ्लक्स नहीं हो रहा है क्योंकि उनके प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन अभी इसी तरीके से है कि उसके थ्रू कैल्शियम अंदर नहीं जा पा रहा है। लेकिन जब ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में बने हुए स्पर्म्स फाइनली एपिडाइमिस में पहुंचेंगे तो एपिडाइमिस की म्यूकोजल एपिथेलियम से कुछ सिक्रीशंस में केमिकल प्रेजेंट होंगे और उन केमिकल से स्पर्म की टेल का जो कैट स्पर प्रोटीन है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा और इस वजह से ये कैल्शियम चैनल और फंक्शनल होगा और इसके थ्रू कैल्शियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह से स्पर्म की टेल फर्स्ट टाइम अपनी मोटिलिटी मूवमेंट को गेन करेगी। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्पर्म फर्स्ट टाइम अपनी मोटिलिटी गेन कहां करता है? एपिडाइमिस में, बाय एक्टिवेशन ऑफ कैट स्पर प्रोटीन, यानी बाय गेनिंग फंक्शनलिटी ऑफ द कैल्शियम चैनल प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टेल ऑफ स्पर्म। ये कहां पर हुआ था? एपिडाइमिस में, और इसी को बोला जाता है फंक्शनल मैच्योरेशन। यानी स्ट्रक्चरली तो ये स्पर्म सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में ही मैच्योर हो गया था, यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म तो पूरी बनकर तैयार सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में हो गई थी, हेड, मिडिल पीस, टेल पूरा बन गया था, लेकिन इसकी टेल काम क्यों नहीं कर रही थी वहां पर? क्योंकि इसकी टेल में कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं हो रहा था। लेकिन जब ये स्पर्म एपिडाइमिस में पहुंचा तो एपिडाइमिस के सिक्रीशंस में कुछ ऐसे केमिकल्स थे जिनकी वजह से स्पर्म की टेल के कैल्शियम चैनल यानी ये कैट स्पर प्रोटीन क्या हो गए? फंक्शनल, कैल्शियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हुआ और स्पर्म की टेल ने मोटिलिटी स्टार्ट कर दी और इसी को बोलते हैं फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म दैट अकर्स इन एपिडाइमिस। लेकिन अब स्पर्म अपनी मोटिलिटी गेन कर चुका है, एक्सेसिव मोटाइल स्पर्म्स है, लेकिन अब दूसरी दिक्कत आएगी कि ये स्पर्म फंक्शनली मैच्योर हो चुके हैं लेकिन फिलहाल तो ये मेल जेनिटल सिस्टम में स्टोर्ड है। अगर ये एक्सेसिव मोटिलिटी करते रहेंगे तो ये अपने सेलुलर कंपोनेंट्स को, ये अपनी एनर्जी को एक्सेसिवली लूज करते रहेंगे और बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। यानी अगर ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टोर रहते रहते एक्सेसिव मोटिलिटी करेंगे तो इनको नुकसान है, ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ये किसी काम के नहीं रहेंगे। तो इसलिए अब दूसरी जिम्मेदारी है। पहला काम था कि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल बनाना, फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल कैसे बनाया? बाय फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, बाय गेनिंग द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। लेकिन अब दूसरी जिम्मेदारी है कि इनको फर्टिलाइजेशन के काबिल बनाए भी तो रखना है लंबे समय तक। ठीक है, इनको फर्टिलाइजेशन के काबिल बना दिया, लेकिन अब इनको लंबे समय तक फर्टिलाइजेशन के लिए लायक बनाए भी रखना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब दूसरा काम इनके साथ एपिडाइमिस में क्या होगा? इनहिबिशन। इसका मतलब क्या है
कि एपिडाइमिस के सेक्रेशंस में ही कुछ ऐसे इनहिबिटरी प्रोटीन्स रिलीज होंगे जो स्पर्म की टेल से बाइंड होकर उसकी मोटिलिटी को टेम्परेरी सप्रेस कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। उससे होगा क्या कि अब जब तक ये स्पर्म मेल बॉडी में स्टोर रहेगा तब तक ये इनहिबिटेड फॉर्म में स्टोर रहेगा, क्योंकि इसके टेल से कुछ इनहिबिटरी प्रोटीन्स बाइंड रहेंगे जिसकी वजह से इसकी मोटिलिटी रिड्यूस रहेगी, जिससे ये अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा, ये एग्जॉस्ट नहीं होगा, इसकी एनर्जी का कंजर्वेशन होगा। तो ये लंबे समय तक फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल बना रहेगा। इसका मतलब अब एपिडाइमिस और वास्ट डिफरेंस में जब स्पर्म स्टोर होंगे तो वो किस फॉर्म में स्टोर होंगे? इनहिबिटेड फॉर्म में। इसका मतलब एपिडाइमिस में दो काम हुए। जब स्पर्म एपिडाइमिस में पहुंचा तो उसकी टेल काम नहीं करेगी, पहले तो उसको काम करना सिखाया गया, उसकी टेल के कैल्शियम चैनल को फंक्शनल बनाकर उसकी मोटिलिटी गेन करी गई, दैट इज फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ द स्पर्म, दैट इज एपिडाइमिस। लेकिन साथ ही साथ एपिडाइमिस में दूसरा काम क्या किया गया कि उसकी मोटिलिटी को टेम्परेरी सप्रेस भी कर दिया गया बाय इनहिबिटरी प्रोटीन्स, ताकि जब तक वो मेल बॉडी में स्टोर है तब तक इस इनहिबिटेड फॉर्म में स्टोर है और अपनी एनर्जी को क्या रखे? कंजर्व, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल बना दिया। और ये प्रोसेस क्या है? ये उसको लंबे समय तक फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल बनाए रखेगी। अब क्या होगा? जब कभी मेल बॉडी से स्पर्म इजैकुलेट होकर फीमेल वेजाइना में इंसेमिनेट होगा, जब मेल बॉडी से स्पर्म इजैकुलेट होकर फीमेल वेजाइना में इंसेमिनेट होगा तो कैसा स्पर्म इजैकुलेट होगा? इनहिबिटेड स्पर्म्स, क्योंकि मेल बॉडी में इसी फॉर्म में स्पर्म स्टोर था। लेकिन जब ये इनहिबिटेड स्पर्म्स फीमेल वेजाइना में इंसेमिनेट होंगे, डिपॉजिट होंगे, तो फीमेल वेजाइनल फ्लूइड के कांटेक्ट में आएंगे। फीमेल वेजाइनल फ्लूइड के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होंगे जो स्पर्म की टेल से उन इनहिबिटेड प्रोटीन्स को रिमूव कर देंगे, जिससे स्पर्म अपनी एक्सेसिव मोटिलिटी को रिगेन कर लेगा और उसी वजह से अब स्पर्म वेजाइना से चलकर यूट्रस से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में जाएगा और वहां रखे हुए ओवम को फर्टिलाइज करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ सेमिफर्स्ट ट्यूब्स में, ये स्पर्म बन तो पूरे गए थे, स्ट्रक्चरली पूरी तरह से फॉर्म हो गए थे, लेकिन इनकी टेल काम नहीं कर रही थी। फर्स्ट टाइम टेल काम करना कहां सीखी? एपिडाइमिस में, दैट इज नॉन फंक्शनल मैचुरेशन, यानी स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल बना दिया गया। लेकिन दिक्कत ये थी कि स्पर्म एक्सेसिव मोटिलिटी से अपनी एनर्जी लूज कर सकते थे, इसलिए उनकी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए एपिडाइमिस में ही स्पर्म का कर दिया गया इनहिबिशन। अब जब तक ये मेल बॉडी में एपिडाइमिस और वास्ट डिफरेंस में स्पर्म स्टोर रहेगा, इनहिबिटेड फॉर्म में स्टोर रहेगा। लेकिन जब मेल बॉडी से ये इनहिबिटेड स्पर्म इजैकुलेट होकर फीमेल वेजाइना में पहुंचेंगे, यानी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचेंगे, तो वहां पर केमिकल्स के ऐसे कांटेक्ट में आएंगे, वेजाइनल फ्लूइड में ये केमिकल्स होंगे जिससे स्पर्म के इनहिबिटरी प्रोटीन उसकी टेल पर बाइंड रिमूव हो जाएंगे, स्पर्म अपनी एक्सेसिव मोटिलिटी को रिगेन कर लेगा, फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल हो जाएगा फिर से, और ये वेजाइना से यूट्रस होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में जाके ओवम को फर्टिलाइज करेगा। तो इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले स्पर्म में होने वाले चेंजेस विद इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट क्या कहलाते हैं? कैपेसिटेशन। तो कहां पर हुआ कैपेसिटेशन? वेजाइना में। स्पर्म फर्स्ट टाइम अपनी मोटिलिटी गेन कहां करता है? तो दैट इज एपिडाइमिस, जहां पर इसकी टेल फंक्शनल होती है, जैसे बोलते हैं फंक्शनल मैचुरेशन। स्पर्म बनता कहां है? सेमिफर्स्ट ट्यूब में। तो ये कुछ पॉइंट्स यहां पर याद रखने, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2 या 3 बार ये क्वेश्चन एआईबीएम जो नीट में पूछा जा चुका है रिसेंटली अबाउट कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिए कि कैपेसिटेशन कहां होता है? वेजाइना में। दीस आर द चेंजेस व्हिच अकर्स इन स्पर्म जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन विद इन वेजाइना। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो वास्ट डिफरेंस है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड में से होती है, यानी इन्वाइनल कैनाल से होती है, एब्डोमेन में आती है और एब्डोमेन में आकर वो यूरेथ्रा में ओपन होती है। लेकिन उसके जानने से पहले हमें यूरेथ्रा के बारे में जानना भी जरूरी है। तो देखिए ये एक सिंपली एक ओरिएंटेशन डायग्राम है जो आपको मैं पहले भी समझा चुका हूं, फिर से उस चीज को वहां पर लेकर आया। देखिए ये स्क्रॉटल सैक में टेस्टिस रखे हैं। टेस्टिस के लोअर पोल पे जो अटैचमेंट है जो स्क्रॉटल वॉल से अटैच कर रहा है वो मैंने पहले बताया था आपको, गवर्निकुलम। टेस्टिस के जो अपर पोल पे अटैच्ड है थिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ये है स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो याद है इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में से होती हुई कौन-कौन सी स्ट्रक्चर्स पास हो रही थी? मैंने आपको पहले भी बोला था, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ इन्वाइनल कैनाल? दैट इज स्पर्मेटिक कॉर्ड। और स्पर्मेटिक कॉर्ड का कंटेंट क्या था? टेस्टिकुलर आर्टरी, वेन, नर्व, लिम्फेटिक्स और वास्ट डिफरेंस। तो फिलहाल हमें फोकस किस पे करना है? यहां पर हमें फोकस करना है वास्ट डिफरेंस पर। वैसे तो इस स्पर्मेटिक कॉर्ड से बहुत सारी स्ट्रक्चर एब्डोमेन के अंदर पास हुई, लेकिन ये जो मैं स्ट्रक्चर यहां रेड कलर से मेंशन कर रहा हूं जो इस स्पर्मेटिक कॉर्ड से निकलकर एब्डोमिनल कैविटी में आ रही है, दैट इज वास्ट डिफरेंस। तो ये रेड कलर वाली स्ट्रक्चर क्या होगी यहां पर? वास्ट डिफरेंस। तो समझ गए वास्ट डिफरेंस एपिडाइमिस का कंटीन्यूएशन था जो स्पर्मेटिक कॉर्ड से होता हुआ और कहां पर निकल गई? एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल कैविटी में। अब क्या है इस एब्डोमिनल कैविटी में यहां पर रखा हुआ है यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर, ये रेड वाली स्ट्रक्चर जो गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। इसमें ये जो दो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर ओपन हो रही है, यूरेटर्स, जो कहां से आ रही है? ऊपर किडनी से, जो यूरिन लाकर किसमें डालती है? यूरिनरी ब्लैडर में। और इसी यूरिनरी ब्लैडर से नीचे की तरफ ये जो डक्ट कंटिन्यू हो रही है ये है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा कैसे पास होगी? यूरिनरी ब्लैडर से नीचे की तरफ यूरेथ्रा जाएगी, एब्डोमिनल कैविटी में पास होगी और फिर कहां पहुंच जाएगी? पेल्विक फ्लोर पे। ये कौन आ गया यहां? पेल्विक फ्लोर। ये पेल्विक फ्लोर वाली लाइन याद आ गई। तो पेल्विक फ्लोर पर आकर अब ये यूरेथ्रा एंटीरियरली टर्न करेगी और किसमें एंटर हो जाएगी? पेनिस में। तो आप देखिए यहां पर कौन प्रेजेंट है? ये पेनिस। तो ये यहां पर मैंने ब्लू कलर से स्ट्रक्चर मार दिया, दैट इज पेनिस। तो क्या हुआ? ये यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से निकलकर नीचे एब्डोमिनल कैविटी में रन करेगी, पेल्विक फ्लोर पर आकर एंटीरियरली टर्न होकर ये किसमें एंटर हो जाएगी? पेनिस में। और फिर टिप ऑफ पेनिस पे आकर ओपन होगी और इस यूरेथ्रल ओपनिंग को क्या कहते हैं? यूरेथ्रल मियटस। चले तो इट इज द मेल यूरेथ्रा। अब आप एक खास बात देखिए कि इस यूरिनरी ब्लैडर के बेस पर मैंने ये ग्रीन कलर की एक स्ट्रक्चर बना रखी है, इट इज सिंगल यानी इट इज अनपेयर्ड ग्लैंड एंड दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड की पोजीशन क्या है? इट इज प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अभी आप देखिए यहां पर मैंने प्रोस्टेट को सेक्शनल व्यू में शो किया है। अगर मैं इस ग्लैंड को सेक्शनल व्यू में शो नहीं करता तो ये तो पूरी सिंगल ग्लैंड है। ये पूरी सिंगल ग्लैंड इस तरह से चारों तरफ किसके प्रेजेंट है? यूरेथ्रा के। अब इसको इस तरीके से समझिए कि ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर, इससे क्या निकली है? नीचे की तरफ यूरेथ्रा। और अब ये क्या है? ये जो मेरी फिस्ट नीचे की तरफ आई है यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे, ये क्या है? इट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। अब अगर आप इसको देखोगे तो आपको यूरेथ्रा का कुछ पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि उसके चारों तरफ कौन है? प्रोस्टेट ग्लैंड। मेरी जो फिस्ट है, मेरा जो हाथ है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोस्टेट ग्लैंड को। इसका मतलब यूरेथ्रा का ये पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से निकलने के बाद किसके सेंटर में से ट्रैवल करेगा? प्रोस्टेट ग्लैंड के सेंटर में से। इसलिए आपको कुछ पार्ट यूरेथ्रा का दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो बिल्कुल किसके सेंटर में से ट्रैवल कर रहा है? प्रोस्टेट के सेंटर में से। और ये जो पार्ट ऑफ यूरेथ्रा है जो प्रोस्टेट के सेंटर में से ट्रैवल करता है यही कहलाता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो देखिए ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, सिंगल ग्लैंड है, अनपेयर्ड ग्लैंड है। ये तो मैंने यहां पर इस ग्लैंड को सेक्शनल व्यू में लिया है, यानी इस ग्लैंड को मैंने काटा है, इसलिए आपको अंदर की भी यूरेथ्रा का ये वाला जो पार्ट है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा ये नजर आ रहा है। अदरवाइज ये सिंगल ग्लैंड इस यूरेथ्रा के चारों तरफ प्रेजेंट होती आपको ये पार्ट ऑफ यूरेथ्रा दिखाई ही नहीं देता क्योंकि वो तो किसके सेंटर में से गुजर जाता? प्रोस्टेट के सेंटर में से। तो इसलिए ये जो सेंटर में से प्रोस्टेट के सेंटर में से यूरेथ्रा का पार्ट पास हो रहा है इसी को क्या कहेंगे? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। और ये ग्लैंड कौन सी है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सिंगल ग्लैंड है, चारों तरफ यूरेथ्रा के इस तरीके से प्रेजेंट होती है। चले अब ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेट से निकलने के बाद यूरेथ्रा, अब ये वाला पार्ट आप ऑब्जर्व करें, ये प्रोस्टेट से निकलने के बाद यूरेथ्रा कहां ट्रैवल कर रही है? ये एब्डोमिनल रीजन में ट्रैवल कर रही है टुवर्ड्स द पेल्विक फ्लोर। ये वो टर्न वाला पार्ट है जब यूरेथ्रा प्रोस्टेट से निकलने के बाद पेल्विक फ्लोर की तरफ आकर आगे की तरफ घूमती है, किसमें एंटर होने के लिए? पेनिस में एंटर होने के लिए। यही टर्न वाला पार्ट क्या कहलाता है? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहां है? प्रोस्टेट से निकलने के बाद और पेनिस में एंटर होने से पहले जो यूरेथ्रा का पार्ट है वही है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और अब यही मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा किसमें एंटर होगी? पेनिस में। अब थ्रू आउट द लेंथ ऑफ पेनिस यूरेथ्रा क्या कहलाएगी? पेनाइल यूरेथ्रा। इसका मतलब मेल यूरेथ्रा के टोटल कितने पार्ट हो गए? मेल यूरेथ्रा के 3 पार्ट। सबसे पहला इनिशियल पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा व्हिच ट्रैवल्स इन द सेंटर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड दैट इज नोन एज प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। फिर प्रोस्टेट से निकलने के बाद और पेनिस में एंटर होने से पहले ये जो यूरेथ्रा का पार्ट है विद इन एब्डोमिनल रीजन, ये टर्न वाला पार्ट ये कहलाता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और आफ्टर एंटरिंग इन पेनिस एंड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ पेनिस अप टू टिप ऑफ पेनिस दिस यूरेथ्रा इज नोन एज पेनाइल यूरेथ्रा। मेल यूरेथ्रा की जो लेंथ है वो अबाउट 20 सेंटीमीटर होती है और उस 20 सेंटीमीटर में से अबाउट 15 सेंटीमीटर जो लेंथ है वो पेनाइल यूरेथ्रा की है।
तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि टोटल लेंथ ऑफ मेल यूरेथ्रा 20 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ ऑफ मेल यूरेथ्रा 20 सेंटीमीटर, और उसमें से अकेले 15 सेंटीमीटर की बात करूं तो ये पेनाइल यूरेथ्रा की लेंथ है। तो मुझे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा की लेंथ बताइए, दोनों की मिलाकर लेंथ कितनी होगी? अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। और यहीं से अगर हम कंपैरिजन करें कि फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ क्या होती होगी, फीमेल में तो यूरेथ्रा तो क्या होती होगी? मेल में यूरेथ्रा की लेंथ में कौन सा पार्ट एडिशनल है? केवल पेनाइल यूरेथ्रा। फीमेल के एब्डोमिनल रीजन में यूरिनरी ब्लैडर उसी जगह पर होगा जहां मेल में है। फीमेल में भी तो यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा निकलकर पेल्विक फ्लोर पे जाती है और पेल्विक फ्लोर पे जाकर डायरेक्ट ओपन हो जाती है। यानी डिफरेंस किस चीज का है भाई? ये जो एब्डोमिनल रीजन के अंदर यूरेथ्रा ट्रैवल करेगी, ये लेंथ तो फीमेल में भी उतनी ही होगी, मेल में भी उतनी ही होगी। मेल में एडिशनल क्या है? पेनाइल यूरेथ्रा। इसका मतलब फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ कितनी होनी चाहिए? द लेंथ ऑफ मेल यूरेथ्रा माइनस लेंथ ऑफ पेनाइल यूरेथ्रा। लेंथ ऑफ मेल यूरेथ्रा कितनी है? 20 सेंटीमीटर। पेनाइल यूरेथ्रा की लेंथ कितनी जो मेल में एडिशनल है? 15 सेंटीमीटर। तो लगभग 4 to 5 सेंटीमीटर जो लेंथ बची है फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ। तो फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ जो है उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? द लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ मेल यूरेथ्रा माइनस लेंथ ऑफ पेनाइल यूरेथ्रा। या यूं बोल दो, या यूं बोल दो, द लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेल प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा प्लस लेंथ ऑफ मेल मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। तो ये भी वही बात है कि मेल की टोटल लेंथ में से अगर हम पेनाइल यूरेथ्रा की लेंथ को माइनस करते हैं तो किसकी लेंथ बचती है? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा की लेंथ, और इन दोनों का टोटल फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ के इक्वल होगा, अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। तो इसको किसी तरीके से समझ सकते हो। कुल मिलाकर समझना ये है कि मेल के अंदर जो लेंथ ऑफ यूरेथ्रा उसमें एडिशनल पार्ट क्या है? पेनाइल यूरेथ्रा। फीमेल में यूरेथ्रा यहां से यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होगी, पेल्विक फ्लोर पे आएगी और यहीं पर ओपन हो जाएगी डायरेक्ट पेल्विक फ्लोर पर, क्योंकि मेल में पेल्विक फ्लोर से यूरेथ्रा किसमें एंटर होगी? पेनिस में। तो एडिशनल लेंथ क्या है? पेनाइल यूरेथ्रा। चलिए, तो इसका मतलब हमें तो यहाँ पर मेल की डिटेल में बात करनी है। तो मेल यूरेथ्रा के हमें 3 पार्ट याद रखने हैं। यूरिनरी ब्लैडर से निकलने के बाद यूरेथ्रा विद इन प्रोस्टेट ग्लैंड सेंटर में ट्रैवल करेगी। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जिसके चारों तरफ क्या है? एक सिंगल ग्लैंड, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, चारों तरफ यूरेथ्रा है। इसलिए यूरेथ्रा में बाहर से दिखाई नहीं देगी, इसलिए हमें प्रोस्टेट ग्लैंड को सेक्शनल व्यू में देखना पड़ा है, तभी उसके अंदर रखी हुई हमें प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा नजर आ रही है। उसके बाद ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? यूरेथ्रा का वो पार्ट जो प्रोस्टेट से निकल चुका है लेकिन अभी पेनिस में एंटर नहीं हुआ है, ये वाला जो इंटरमीडिएट पार्ट है, दैट इज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और आफ्टर एंटरिंग इन पेनिस व्हाट द होल लेंथ ऑफ पेनिस इज पेनाइल यूरेथ्रा। अब चलते हैं आगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था ये टेस्टिस यहां पर एपिडाइमिस होगा पीछे, उसी के कंटीन्यूएशन से क्या बनेगी? वास डेफरेंस, जो स्पर्मेटिक कॉर्ड से होती हुई और कहां निकल गई? एब्डोमिनल रीजन में। तो ये जो रेड कलर वाली यहां पर मैंने डक्ट निकाली है, ये कौन सी डक्ट है? वास डेफरेंस। ये वास डेफरेंस जो है यूरिनरी ब्लैडर के टॉप पर आएगी, यूरेटर के अराउंड लूप बनेगी और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे चली जाएगी। यानी अब ये वास डेफरेंस कहां ट्रैवल कर रही है? बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर। तो वास डेफरेंस स्पर्मेटिक कॉर्ड से निकली, एब्डोमिनल रीजन में आ गई, यूरिनरी ब्लैडर के टॉप पर पहुंचेगी, यूरेटर के अराउंड लूप बनाएगी और कहां चली जाएगी? बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर। अभी हम कौन सा व्यू देख रहे हैं? ये एंटीरियर व्यू देख रहे हैं। क्या अब हमें इस यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की स्ट्रक्चर नजर आ रही है? नहीं आ रही है। हमें अब ये यूरेथ्रा किस तरह से ये वास डेफरेंस यूरेथ्रा में ओपन होती है, कैसे ये वास डेफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के पीछे जाकर कौन सी डक्ट के साथ मर्ज होकर कौन सी कॉमन डक्ट बनाकर कौन सी यूरेथ्रा में ओपन होती है, ये सब चीजें हमें आगे से नजर नहीं आएंगी, क्योंकि सारा काम कहां हो रहा है? यूरिनरी ब्लैडर के पीछे। तो हमें कहां चलना पड़ेगा? हमें यूरिनरी ब्लैडर के पीछे चलना पड़ेगा। यानी अब जो मैं नेक्स्ट डायग्राम बनाऊंगा दैट विल बी द डॉर्सल व्यू ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, कि कैसे वास डेफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के पीछे किसके साथ मर्ज होकर कहां ओपन होती है, ये सब चीजें हमें डॉर्सल व्यू में ही देखने में समझ में आएंगी। चलिए, तो पहले भी हमने बात डिस्कस करी थी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? वन पेयर ओवरीज, जो एब्डोमिनल कैविटी में ही रखी होती हैं। डिफरेंस ये था कि मेल में भी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन थे वो वन पेयर टेस्टिस थे, लेकिन वो टेस्टिस एम्ब्रियोनिक लाइफ में बने एब्डोमिनल कैविटी में थे, लेकिन जस्ट बिफोर बर्थ वो डिसेंट होकर एक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्किन पाउच में आ गए थे। कहां पर? स्क्रोटल सैक में। लेकिन फीमेल में जो ओवरीज हैं वो हमेशा एब्डोमिनल कैविटी में ही रखी रहेंगी। तो इस तरीके से ये एब्डोमिनल कैविटी में क्या रखी हुई? वन पेयर ओवरीज। ये जो मैंने यहां पर आउटलाइन बनाई है ये रिप्रेजेंट कर रही है पेल्विक फ्लोर को, यानी एब्डोमिनल फ्लोर को। इसका मतलब फीमेल के जितने भी मेजर सेक्स ऑर्गन्स हैं वो सब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है। तो जिसमें हम क्या देख पा रहे हैं? यहां पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वन पेयर ओवरीज। इसके अलावा जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल थे उसमें मेनली क्या स्ट्रक्चर आ रही थी? वन पेयर फैलोपियन ट्यूब, इन्हें ओविडक्ट्स भी कहा जाता है। ये वन पेयर फैलोपियन ट्यूब, एक सिंगल यूटेरस और एक सिंगल वेजाइना। तो ये हो गए फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, वन पेयर फैलोपियन ट्यूब, वन यूटेरस एंड वन वेजाइना। चलिए अब इसी को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ओवरी क्योंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो ये ओवम प्रोड्यूस करेगी। ये ओवम ओवरी से रिलीज होकर कहां जाएगा? सीलोम में, इसलिए इस ओवम को कहते हैं सीलोमिक एग। और फिर सीलोम से ये एग किसमें जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में। तो चलिए फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स को समझते हैं, कैसे ये फैलोपियन ट्यूब एक फर्टिलाइजेशन साइट प्रोवाइड करती है फॉर ओवम एंड स्पर्म। देखिए ये जो पार्ट है इट इज द लेटरल मोस्ट एंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब एंड इट इज नोन एज इन्फंडिबुलम। तो इस तरीके से ये फैलोपियन ट्यूब है और ये इसका लेटरल मोस्ट एंड हो गया एंड इट इज इन्फंडिबुलम। ये एक फनल शेप पार्ट है, इसकी शेप को देखेंगे तो कैसी है? फनल शेप्ड, इसलिए इस इन्फंडिबुलम को फैलोपियन फनल भी कहा जाता है। इस इन्फंडिबुलम में यहां पर एक राउंड माउथ लाइक ओपनिंग होती है जिसे कहा जाता है एब्डोमिनल ओस्टिया। यहां पर एक ओपनिंग होगी जिसे क्या कहा जाएगा? एब्डोमिनल ओस्टिया। तो जो भी ओवम इस ओवरी से रिलीज होगा सीलोम में, फिर सीलोम से वो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, तो कौन सी ओपनिंग के थ्रू जाएगा? इस एब्डोमिनल ओस्टिया के थ्रू। लेकिन अब जाएगा कैसे? इस ओपनिंग यानी इस एब्डोमिनल ओस्टिया के चारों तरफ मार्जिन पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लगे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस तरीके से। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है फिम्ब्री। अब ये जो फिम्ब्री होंगे ये फिम्ब्री इस ओवरी से रिलीज हुए ओवम को यहां से कैच करेंगे और कैच करके इस ओपनिंग के थ्रू कहां डाल देंगे? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो इस एंड को हमने क्या बोला? ये फनल शेप्ड एंड है इन्फंडिबुलम, इसलिए आप इसको फैलोपियन फनल भी बोल सकते हैं। और क्योंकि इसकी ओपनिंग की मार्जिन पर क्या प्रेजेंट है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फिम्ब्री, इसलिए आप इसको फिम्ब्रिएटेड एंड भी बोल सकते हैं। तो इसका काम क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ओवम फ्रॉम सीलोम और उसके बाद इसको कहां भेज दिया गया? फैलोपियन ट्यूब में। चलिए तो इन्फंडिबुलम तो लेटरल मोस्ट एंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अब आप चलेंगे आगे यानी टुवर्ड्स द मीडियल साइड, यूट्रस किधर है? मिड लाइन पर। अब हम फैलोपियन ट्यूब में टुवर्ड्स द यूट्रस चल रहे हैं यानी टुवर्ड्स द मिड लाइन। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट हम फैलोपियन ट्यूब का पढ़ेंगे जस्ट मीडियल टू इन्फंडिबुलम एंड दैट इज एम्प्यूला। तो ये वाला जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है ये पोर्शन क्या है? एम्प्यूला। इट इज द डायलेटेड पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो फाइनली ओवम आ जाएगा एम्प्यूला में। तो एम्प्यूला के अंदर ओवम कैसे आया? कि ओवरी से जब ओवम रिलीज हुआ सीलोम में उसको इन्फंडिबुलम के फिम्ब्री ने कैच किया, कैच करके उसको एब्डोमिनल ओस्टिया ओपनिंग के थ्रू कहां डाल दिया? फैलोपियन ट्यूब में। और उसके बाद ये ओवम कहां चुका है? एम्प्यूला में। चलिए और यही एम्प्यूला साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोवाइड करेगा, यानी स्पर्म और ओवम के बीच में जो भी फर्टिलाइजेशन होगा वो इसी फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पार्ट में होगा। चलिए अब एम्प्यूला से आगे बढ़ते हैं। द पार्ट जस्ट मीडियल टू एम्प्यूला, यानी एम्प्यूला के जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है जो किसके मीडियल हो गया? एम्प्यूला के। और हम मिड लाइन की तरफ जा रहे हैं तो ये एक लॉन्ग पार्ट है, हालांकि नैरो है लेकिन लॉन्ग पार्ट है। इसे हम क्या कहते हैं? स्टोकस। इसका मतलब फैलोपियन ट्यूब को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट्स। द लेटरल मोस्ट एंड इज इन्फंडिबुलम, देन मीडियल टू इन्फंडिबुलम इज एम्प्यूला एंड देन मीडियल टू एम्प्यूला इज isthmus, यानी मोस्ट मीडियल पार्ट इज स्टोकस। तो सवाल आता है कि जो ओवम इस एब्डोमिनल ओस्टिया के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में आया ये ओवम अब टुवर्ड्स द मीडियल साइड बढ़ रहा है,
टुवर्ड्स द एम्प्यूला, टुवर्ड्स द इस्थमस बढ़ रहा है। तो पहली बात तो क्या ओवम मोटाइल है जो ये टुवर्ड्स द मीडियल साइड जा रहा है? नहीं, इसके लिए रिस्पांसिबल है फैलोपियन ट्यूब की म्यूकोजल एपिथेलियम के सीलिया। ये तो हम जानते हैं कि फैलोपियन ट्यूब की जो म्यूकोजल एपिथेलियम है वो एक सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है जिसके सीलिया कंटीन्यूअसली मूवमेंट करते हैं और जो फैलोपियन ट्यूब में ओवम आया है इसे टुवर्ड्स द मीडियल साइड बढ़ाते हैं। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब की वॉल में स्मूथ मसल्स होती हैं जो लगातार पेरिस्टालसिस करती हैं, ये भी ओवम को टुवर्ड्स मीडियल साइड बढ़ने में हेल्प करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओवम अब किधर की तरफ बढ़ रहा है? टुवर्ड्स द मीडियल साइड। लेकिन अभी जस्ट मैंने बोला कि व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? दैट इज एम्प्यूला। लेकिन सवाल दिमाग में ये भी आ सकता है कि ये जो ओवम है क्या ये इस्थमस में नहीं आ सकता? जब फैलोपियन ट्यूब के सीलिया इस ओवम को टुवर्ड्स द मीडियल साइड बढ़ा रहे हैं तो क्या ये ओवम इस्थमस में नहीं आ सकता? और अगर ये ओवम इस्थमस में आ सकता है तो क्या अगर जिस दिन ये ओवम इस्थमस में है उस दिन अगर कॉइटस हुआ और स्पर्म वेजाइना में आए तो क्या वो इस इस्थमस में आके फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। उसका एक सिंपल सा रीजन है कि जो ओवम यहां से रिलीज हुआ है ओवरी से रिलीज होने के बाद यानी आफ्टर ओव्यूलेशन इस ओवम का लाइफ स्पैन 48 आवर्स होता है। तो 48 आवर्स तक ही ये ओवम लाइव रहेगा। इस बीच अगर स्पर्म आकर उसको फर्टिलाइज कर देगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अदरवाइज ये ओवम डिजनरेट हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो इस बात को समझिए, ये एम्प्यूला है वाइड पोर्शन। एम्प्यूला को क्रॉस करने में ही यानी जब ये ओवम टुवर्ड्स द मीडियल साइड आ रहा है बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, तो इस एम्प्यूला को क्रॉस करने में ही ओवम को 48 आवर्स से ज्यादा का टाइम लग जाता है। इसका मतलब अगर इन केस इस्थमस में ओवम पहुंच भी गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे यहां तक पहुंचने में 48 आवर्स से ज्यादा का टाइम लगा है। इसका मतलब ओवम को ओवरी से रिलीज हुए 48 आवर्स से ज्यादा का टाइम हो चुका है। इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये ओवम यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गया है? डेड हो गया है, डिजनरेट हो गया है। इसका मतलब अब इस डेड ओवम का फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो फिर इस डेड ओवम का होगा क्या? या तो जेनिटल ट्रैक्ट की म्यूकोजा इसका क्या कर लेंगे? फेगोसाइटोसिस इसको डिजनरेट करके इसके कंपोनेंट्स को एब्सॉर्ब कर लेंगी, या फिर ये डेड ओवम यूट्रस में आ जाएगा और जब यूट्रस से हर मंथ ब्लीडिंग होती है तो उस ब्लड के साथ ये वॉश आउट हो जाएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका जेनिटल ट्रैक्ट की म्यूकोजा ही क्या कर लेती है? फेगोसाइटोसिस एब्सॉर्प्शन। लेकिन एक बात समझने की ये है क्या इस्थमस में फर्टिलाइजेशन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि उसका सीधा सा रीजन कि अगर इस्थमस तक ओवम पहुंचा है तो इसका मतलब उसे रिलीज हुए 48 आवर्स से ज्यादा का टाइम हो चुका है और वो डेड हो चुका है, डिजनरेट हो चुका है, तो उसका फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी कहां बनी? एम्प्यूला में। तो आपकी एनसीईआरटी में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि एम्प्यूला प्रोवाइड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इतना सामने फैलोपियन ट्यूब के बारे में याद रखना है कि फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट्स, लेटरल मोस्ट एंड इनफंडिबुलम, दैट इज आल्सो नोन एज फैलोपियन फनल या फिम्ब्रिएटेड एंड, जिसके अंदर एक ओपनिंग है जिसे हम बोल रहे हैं एब्डोमिनल ओस्टिया। तो इस इनफंडिबुलम के फिम्ब्री ओवरी से रिलीज हुए ओवम को कैच करके इस एब्डोमिनल ओस्टिया के थ्रू फैलोपियन ट्यूब के ल्यूमन के अंदर पहुंचाते हैं। जिससे नेक्स्ट पार्ट कौन सा आता है? मीडियल टू इनफंडिबुलम एम्प्यूला। एम्प्यूला वाइड पोर्शन है जो फर्टिलाइजेशन की साइट प्रोवाइड करता है। उसके आगे फिर जो नेक्स्ट मीडियल पार्ट आ रहा है यानी मीडियल टू एम्प्यूला, दैट इज लॉन्ग एंड नैरो पार्ट, दैट इज इस्थमस। और अब ये इस्थमस पार्ट के थ्रू फैलोपियन ट्यूब किसमें ओपन होती है? यूट्रस में। ये है यूट्रस की कैविटी, दैट इज यूट्राइन कैविटी, यानी फैलोपियन ल्यूमन ओपन्स इनटू यूट्राइन कैविटी थ्रू व्हिच पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब? इस्थमस, यानी मीडियल मोस्ट एंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इस्थमस, जो किसमें ओपन हो रहा है? यूट्राइन कैविटी में। चलिए अब यूट्रस की बात करते हैं। ये जो यूट्रस का शेप है ये थोड़ा हमें इस तरह से देखने को लगेगा कि इट इज इन्वर्टेड पियर शेप। कैसा? कि अगर पियर हम सब जानते हैं, अगर पियर उल्टा रख दिया जाए तो वो इस तरह की शेप ये यूट्रस शो करता है, इन्वर्टेड पियर शेप। चलिए अब इसका जो अपर डोम शेप पार्ट दिखाई दे रहा है दैट इज नोन एज फंडस। ये जो बीच में हमें लार्ज पार्ट ऑफ यूट्रस नजर आ रहा है दैट इज बॉडी, और इसी यूट्रस का जो नीचे की तरफ लोअर नैरो सिलेंड्रिकल पार्ट नजर आ रहा है इसे कहते हैं सर्विक्स। यानी इसी लोअर नैरो सिलेंड्रिकल पार्ट सर्विक्स के थ्रू यूट्रस किसमें ओपन होता है? वेजाइना में। तो यूट्रस के कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट्स, अपर डोम शेप पार्ट फंडस, बीच में जो लार्ज पोर्शन है बॉडी, एंड लोअर नैरो सिलेंड्रिकल पार्ट सर्विक्स, एंड थ्रू सर्विक्स यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना। चलिए अब अगली कहानी समझिए। यहाँ से देखिए, अगर हम हिस्टोलॉजी की बात करें, चाहे हम फैलोपियन ट्यूब का क्रॉस सेक्शन लें, चाहे हम यूट्रस की वॉल का सेक्शन लें, हमें फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस दोनों की ही वॉल में 3 लेयर्स नजर आएंगी। जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो सेरोसा लेयर होगी, पेरिटोनियल लेयर होगी, या इसी को बोल सकते हो ट्यूनिका एडवेंशिया। या तो इसको सेरोसा बोल दीजिए, या इसको पेरिटोनियल लेयर बोल दीजिए, या इसको ट्यूनिका एडवेंशिया बोल दीजिए। चाहे आप फैलोपियन ट्यूब की आउटर मोस्ट लेयर देखेंगे तो भी यही होगी, यूट्रस की आउटर मोस्ट लेयर देखेंगे तो भी यही होगी। तो ऑब्वियस सी बात है ये एब्डोमिनल ऑर्गन्स है, एब्डोमिनल रखे हुए हैं और एब्डोमिनल ऑर्गन्स के चारों तरफ क्या होती है? पेरिटोनियल लेयर, सेरोसल लेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ? फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस की वॉल की आउटर मोस्ट लेयर सेरोसा यानी पेरिटोनियम, इसके जस्ट अंदर की तरफ जो लेयर होगी वो होगी स्मूथ मसल लेयर, फैलोपियन ट्यूब की वॉल में भी और यूट्रस की वॉल में भी। और जो इनर मोस्ट लेयर होगी म्यूकोजल लेयर। तो इसका मतलब चाहे वो फैलोपियन ट्यूब की ल्यूमन हो चाहे वो यूट्रस की कैविटी यानी यूट्राइन कैविटी हो, वो लाइन किससे होगी? म्यूकोजा से। इसका मतलब क्या हुआ? फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस दोनों की ही वॉल कितनी लेयर से कंपोज्ड है? 3 लेयर्स। द आउटर मोस्ट लेयर इज सेरोसा लेयर, पेरिटोनियल लेयर, द मिडिल लेयर इज स्मूथ मसल लेयर, एंड द इनर मोस्ट लेयर इज म्यूकोजा विच लाइन ल्यूमन और कैविटी। चलिए अब यहां पर एक डिफरेंस देख सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, यूट्रस एक बड़ी स्ट्रक्चर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फैलोपियन ट्यूब की वॉल में प्रेजेंट की लेयर्स यूट्रस की लेयर्स के कंपैरिजन में बहुत थिन होंगी। यानी यूट्रस की ये सभी लेयर्स सेम है, वही 3 लेयर फैलोपियन ट्यूब में, वही यूट्रस में, बस यूट्रस की लेयर्स ज्यादा थिक होंगी। और यूट्रस में भी इन तीनों लेयर्स में से सबसे ज्यादा जो थिकेस्ट लेयर होती है वो होती है स्मूथ मसल लेयर। लेकिन अब एक और बात यहां से जानेंगे, यूट्रस की इन तीनों लेयर को कुछ स्पेसिफिक नेम दिए गए हैं। जैसा फैलोपियन ट्यूब के केस में तो इन लेयर्स को बिल्कुल जनरल नेम से जाना जाता है। फैलोपियन ट्यूब के केस में क्या बोलेंगे? सबसे आउटर मोस्ट लेयर सेरोसा या पेरिटोनियल लेयर, उसके अंदर स्मूथ मसल लेयर और सबसे अंदर फैलोपियन म्यूकोजा। लेकिन यूट्रस की इन तीनों लेयर्स को स्पेसिफिक नेम दिए गए हैं। यूट्रस की जो आउटर मोस्ट सेरोसा या पेरिटोनियल लेयर है उसे कहा जाता है पेरीमेट्रियम, जो स्मूथ मसल लेयर है उसे कहा जाता है मायोमेट्रियम, और जो सबसे अंदर इनरमोस्ट लेयर यानी म्यूकोजा लेयर है उसे कहा जाता है एंडोमेट्रियम। तो एक बात समझने की है कि इन तीनों वर्ड में पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम जो तीनों वर्ड्स हैं इनमें कॉमन वर्ड आया है दैट इज मेट्रा। और मेट्रा वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? यूट्रस को। इसका मतलब ये यूट्रस की 3 लेयर्स को रिप्रेजेंट करने वाले नाम हो गए पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और सबसे अंदर एंडोमेट्रियम। जैसे हम हार्ट में पढ़ते हैं, हार्ट के लिए क्या वर्ड होता है? कार्डियक। इसलिए हार्ट की वॉल की लेयर्स को क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ठीक उसी तरह से यहां पर जो मेट्रा वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूट्रस को। तो यूट्रस की वॉल की लेयर्स को क्या नाम दिया गया? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो लेयर्स तो फैलोपियन ट्यूब में भी वही 3 हैं, यूट्रस की वॉल में भी वही 3 लेयर्स हैं, लेकिन बस यूट्रस की लेयर्स फैलोपियन ट्यूब की लेयर्स के कंपैरिजन में ज्यादा थिक हैं और उनको कुछ स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं लाइक पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम रिस्पेक्टिवली फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड। चले तो ये तो हो गया लेयर्स का कंपैरिजन। अब बात करते हैं म्यूकोजा की। म्यूकोजा जो बेसिकली है कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है और ल्यूमन की तरफ जो है वहां पर एपिथेलियम लाइन होती है जिसे हम कहते हैं म्यूकोजल एपिथेलियम। तो यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब की म्यूकोजल एपिथेलियम डिफरेंट है। सिंपली अगर देखा जाए फैलोपियन ट्यूब की जो म्यूकोजल एपिथेलियम है जो ल्यूमन को लाइन कर रही है वो सिंपली क्या है? वो है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। क्या है? सिंपली सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, जहां पर सीलिएटेड कॉलमनर सेल यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है जिनके बीच में कुछ सिक्रेटरी सेल्स रखी हुई होती हैं जिससे फैलोपियन फ्लूइड सिक्रेट होता है जो वहां पर आने वाले ओवम को, गैमेट्स को न्यूट्रिशन और एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर यूट्रस की म्यूकोजल एपिथेलियम की बात करें तो एक तो ये यूट्रस म्यूकोजल एपिथेलियम सिंपली नॉन सीलिएटेड, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें जैसे मान लो ये मैंने यहां पर यूट्रस की एपिथेलियम को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक उसको सरफेस देखने की कोशिश कर रहे हैं तो यहां पर मैं देखूंगा कि मैक्सिमम जो इस एपिथेलियम में सेल्स हैं वो नॉन सीलिएटेड कॉलमनर सेल्स हैं, जबकि फैलोपियन ट्यूब में कैसे सेल्स थी? सीलिएटेड कॉलमनर सेल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। लेकिन यूट्रस के एपिथेलियम में कैसे सेल्स हैं? नॉन सीलिएटेड कॉलमनर। हालांकि इन नॉन सीलिएटेड कॉलमनर सेल्स के बीच में मुझे कुछ सीलिएटेड कॉलमनर सेल्स के गुच्छे यानी पैचेस इस तरह से नजर आ सकते हैं, इस तरीके से।
तो क्या डिफरेंस हुआ? फैलोपियन ट्यूब की जो म्यूकोजल एपिथेलियम है वो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है, जिसमें सीलिएटेड कॉलमनर सेल यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है, इनके बीच में को सेक्रेटरी सेल्स देखने को मिल सकती हैं। लेकिन यूट्राइन म्यूकोजल एपिथेलियम जो है वो बेसिकली नॉन सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है विद सम सीलिएटेड पैचेस, कि नॉन सीलिएटेड सेल्स के बीच में जगह जगह आपको कुछ जगह पर सीलिएटेड कॉलमनर सेल्स के गुच्छे यानी पैचेस नजर आ जाएंगे। तो ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है, फैलोपियन ट्यूब की म्यूकोजा के अंदर जो सेक्रेटरी यूनिट्स थी वो यूनिसेलुलर सेक्रेटरी यूनिट्स थी। कैसी थी? यूनिसेलुलर सेक्रेटरी यूनिट्स। मैंने बोला था कि सीलिएटेड कॉलमनर सेल्स जो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है उनके बीच में कुछ क्या है? सेक्रेटरी सेल्स। तो वो क्या है? यूनिसेलुलर सेक्रेटरी यूनिट्स। जबकि यूटेराइन म्यूकोजा में जो सेक्रेटरी यूनिट्स होंगी वो मल्टीसेलुलर ट्यूबुलर ग्लैंड्स होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्रेशन तो फैलोपियन ट्यूब की म्यूकोजा भी कर रही है और यूटेरस की म्यूकोजा भी कर रही है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब की म्यूकोजा में जो सेक्रेटरी यूनिट्स हैं वो यूनिसेलुलर सेक्रेटरी यूनिट्स हैं, जबकि यूटेरस की म्यूकोजा में जो सेक्रेटरी यूनिट्स हैं वो मल्टीसेलुलर ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं, जिन्हें एंडोमेट्रियल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। उनसे रिलीज होने वाले फ्लूइड को कहा जाता है यूटेराइन मिल्क। क्या कहा जाता है? यूटेराइन मिल्क। अब क्योंकि मिल्क वर्ड आया है तो मिल्क वर्ड न्यूट्रिशन से रिलेटेड होता है, तो ये जो यूट्रस का यूटेराइन मिल्क है जो इसकी एंडोमेट्रियम ट्यूबुलर ग्लैंड से रिलीज होगा, इसका काम क्या होगा? आपको इतना पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो फैलोपियन ट्यूब में एम्ब्रियो बनता है वो एम्ब्रियो फाइनली इंप्लांट कहां होता है, यानी उसका फिर फर्दर जो 9 मंथ तक डेवलपमेंट होता है वो कहां होता है? एंडोमेट्रियम में। यानी वो एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम में इंप्लांट होकर फिर फर्दर डेवलप होता है। तो अब इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? देखिए हम इतना जानते हैं कि जो एंडोमेट्रियम पे एम्ब्रियो इंप्लांट होगा तो एक प्लेसेंटा नाम की स्ट्रक्चर इस यूट्रस की वॉल में डेवलप होती है जो मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन ऑक्सीजन डायरेक्टली लेकर इस डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को प्रोवाइड करती है। लेकिन जो प्लेसेंटा स्ट्रक्चर है उसको भी फॉर्म होने में डेवलप होने में टाइम लगेगा, तो जब तक प्लेसेंटा फॉर्म होकर फंक्शनल नहीं हो जाता तब तक यहां इंप्लांटेड अर्ली एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? दैट इज यूटेराइन मिल्क। तो जब एम्ब्रियो यहां इस एंडोमेट्रियम पर इंप्लांट होगा तो उसको अर्ली स्टेज में न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? यूटेराइन मिल्क, जो इसी एंडोमेट्रियल ट्यूबुलर ग्लैंड से सेक्रेट होता है। लेकिन जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होगा प्लेसेंटा नाम की स्ट्रक्चर भी फॉर्म होती जाएगी, डेवलप होती जाएगी, तो फिर आगे न्यूट्रिशन की व्यवस्था कौन करेगा? प्लेसेंटा, जो डायरेक्ट मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन लेकर किसको देगा? डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो चलिए एक तो ये डिफरेंस आया कि फैलोपियन ट्यूब की एपिथेलियल म्यूकोजा से भी क्या हो रहा था? यहां से भी फ्लूइड सेक्रेट हो रहा था, लेकिन वहां पर सेक्रेटरी यूनिट कैसी थी? यूनिसेलुलर सेक्रेटरी यूनिट्स। जबकि एंडोमेट्रियम के अंदर जो सेक्रेटरी यूनिट्स हैं वो कैसी हैं? मल्टीसेलुलर ट्यूबुलर ग्लैंड्स, जिन्हें कहा जाता है एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, जिनसे रिलीज होता है यूटेराइन मिल्क, जो अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। तो इसका काम क्या हुआ कि एक तो ये जो यहां से यूटेराइन मिल्क रिलीज होगा ये एंडोमेट्रियल सरफेस को स्टिकी बना देगा, यानी इसके एडेसिव नेचर को बढ़ाएगा, स्टिकी बना देगा। उससे एक तो फायदा ये होगा कि एम्ब्रियो को इस एंडोमेट्रियम में इंप्लांट होने में, चिपकने में आसानी होगी, और दूसरा ये जो एम्ब्रियो यहां डेवलप होगा तो इस अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूटेराइन मिल्क। तो चलिए यहां पर हमने हिस्टोलॉजी को कंपेयर किया। फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस दोनों की वॉल में 3 लेयर्स हैं, वही आउटरमोस्ट सेरोसा, पेरिटोनियल लेयर, स्मूथ मसल लेयर और इनरमोस्ट म्यूकोजल लेयर। बस यूट्रस के केस में लेयर्स ठीक है और इनको स्पेसिफिक नेम दिए गए हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है म्यूकोजा में, एक तो म्यूकोजल एपिथेलियम में, फैलोपियन ट्यूब में सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, जबकि यूट्रस के अंदर नॉन सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम विद सम सीलिएटेड पैचेस। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब की म्यूकोजा में यूनिसेलुलर सेक्रेटरी यूनिट्स, जबकि यूट्रस के एंडोमेट्रियम में मल्टीसेलुलर ट्यूबुलर ग्लैंड्स। अब एक और इशू डिस्कस करते हैं। ये जो यूट्रस की लेयर्स को पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम नाम दिया गया है ये केवल फंडस और बॉडी पार्ट के लिए ही है। इसका मतलब ये हुआ कि यूट्रस का एक लोअर नैरो सिलिंड्रिकल पार्ट है, ये दिखाई दे रहा है यहां पर, लोअर नैरो सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ द यूट्रस, दैट इज सर्विक्स। अब सर्विक्स जो है वो है तो यूट्रस का पार्ट, लेकिन सर्विक्स की लेयर्स को पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम नाम नहीं दिया जाएगा। सर्विक्स की लेयर्स को सिंपली सबसे आउटरमोस्ट लेयर सेरोसल लेयर, फिर स्मूथ मसल लेयर और इनरमोस्ट जो लेयर है म्यूकोजा उसको बोलेंगे सर्वाइकल म्यूकोजा। अब सवाल आता है कि सर्विक्स है तो यूट्रस का पार्ट, लेकिन यूट्रस का पार्ट होने के बावजूद भी सर्विक्स की लेयर्स को यूटेरस की लेयर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक नेम्स हैं लाइक पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम वो नाम क्यों नहीं दिए गए जबकि है वो यूट्रस का पार्ट? तो सीधा सा बात भाई, यूटेरस का काम क्या है? यूटेरस का काम है हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में खुद को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करना। इतना आपको पता होना चाहिए कि फीमेल में एक मंथली मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में यूटेरस प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होता है। तो मुझे एक बात बताइए, इस यूटेरस के अंदर फंडस और बॉडी पार्ट में प्रेगनेंसी के लिए जो सबसे ज्यादा चेंजेस आए हैं, जिस साइट पर एम्ब्रियो इंप्लांट होगा वो कौन है? एंडोमेट्रियम। इसका मतलब ये हुआ कि हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में इस यूटेरस की स्पेशली फंडस और बॉडी की जो एंडोमेट्रियल लेयर है वो प्रेगनेंसी के लिए डेवलप होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हिच हार्मोन्स? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। अगर इन केस ड्यूरिंग दैट मेंस्ट्रुएशन साइकिल इस एंडोमेट्रियम पर एम्ब्रियो इंप्लांट हो गया तो ये जो एंडोमेट्रियम डेवलपमेंट हुआ था इस साइकिल में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये अप टू 9 मंथ्स मेंटेन रहेगा और इसी एंडोमेट्रियल डेवलप लेयर के अंदर ये एम्ब्रियो रहता हुआ डेवलप होता रहेगा। और इन केस अगर यहां पर उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान इंप्लांटेशन नहीं हुआ, सपोज यहां पर जो ओवम रिलीज हुआ था उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एम्ब्रियो इंप्लांट नहीं होगा, तो जो एंडोमेट्रियल लेयर इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल में डेवलप हुई थी वो एट द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होगा? डिजनरेट होना शुरू हो जाएगी और ब्लड के साथ शेड होकर बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं साइक्लिकल चेंजेस ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इन हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या हो रहा है कि फंडस और बॉडी की जो इनरमोस्ट लेयर है म्यूकोजा यानी एंडोमेट्रियल लेयर वो साइक्लिकल चेंजेस शो कर रही है जो हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में डेवलप होती है और अगर डेवलपमेंट होने के बाद उसके अंदर इंप्लांटेशन नहीं हुआ तो वो एंडोमेट्रियल लेयर डिजनरेट होकर शेड हो जाती है। और अगर प्रेगनेंसी होगी, सपोज एंडोमेट्रियम में इंप्लांटेशन हो गया तो वही एंडोमेट्रियल लेयर 9 मंथ्स तक मेंटेन रहेगी और उसी एंडोमेट्रियल लेयर के अंदर रखा हुआ एम्ब्रियो डेवलप होता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर ये यूट्रस, ये एंडोमेट्रियल लेयर क्या कर रही है? साइक्लिकल चेंजेस शो कर रही है। लेकिन जो सर्विक्स की म्यूकोजा है यानी सर्वाइकल म्यूकोजा वो इस तरह के कोई भी प्रेगनेंसी के लिए डेवलपमेंट शो नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ सर्वाइकल म्यूकोजा इस फंडस और बॉडी की म्यूकोजा यानी एंडोमेट्रियम की तरह कोई साइक्लिकल चेंजेस शो नहीं करती है, यानी सर्वाइकल म्यूकोजा प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर नहीं होती है, यानी सर्विक्स इज नॉट द साइट ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब सर्विक्स यूटेरस के कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं कर रही है, ये प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर नहीं हो रही है, इसलिए सर्विक्स को यूटेरस का पार्ट यानी लोअर नैरो सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ यूटेरस होने के बावजूद भी यूटेरस के कैरेक्टरिस्टिक नेम पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम नाम नहीं दिए गए हैं। तो तैयार रखेंगे ये सर्विक्स यूट्रस का पार्ट है, लेकिन इसकी लेयर्स को सिंपली किस नाम से जानेंगे? सेरोसा, स्मूथ मसल लेयर और सर्वाइकल म्यूकोजा, क्योंकि इसकी जो सर्वाइकल म्यूकोजा है वो बॉडी और फंडस की एंडोमेट्रियम की तरह साइक्लिकल चेंजेस शो नहीं करती है, प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर नहीं होती है, एंड इट इज नॉट द साइट ऑफ प्रेगनेंसी। चलिए दूसरी बात यहां से सीखते हैं कि अगर सर्विक्स जो है वो अगर प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं हो रही है, यानी वो प्रेगनेंसी की साइट नहीं है, इंप्लांटेशन की साइट नहीं है, तो फिर सर्विक्स का काम क्या है? एक तो सर्विक्स का काम यह है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये सर्विक्स की स्मूथ मसल इस तरह से कॉन्ट्रैक्टेड रहती है, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये सर्विक्स इस तरह से क्लोज रहेगी, तो ऊपर जो एम्ब्रियो इस यूट्रस के अंदर डेवलप होगा उसको नीचे शेड होने से रोकेगी। इसका मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये सर्विक्स क्लोज होकर एक स्ट्रांग स्फिंक्टर की तरह एक्ट कर रही है और एट द टाइम ऑफ पार्चुलेशन यही सर्विक्स रिलैक्स हो जाती है और इसी सर्विक्स से होता हुआ बच्चा फिर वेजाइना से होता हुआ बाहर आता है, यानी ड्यूरिंग पार्चुलेशन अलोंग विद वेजाइना यही सर्विक्स क्या काम करती है? बर्थ कैनाल। तो सर्विक्स के दो काम याद रखेंगे, एक तो सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्लोज होकर टाइट स्फिंक्टर की तरह काम करेगी, जो एम्ब्रियो जो यूट्रस में डेवलप हो रहा है उसको शेड होने से रोकेगी, और साथ ही साथ यही सर्विक्स एट द टाइम ऑफ पार्चुलेशन रिलैक्स होकर अलोंग विद वेजाइना बर्थ कैनाल की तरह एक्ट करेगी। चलिए ये बात हो गई सर्विक्स की। अब एक बात यहां पर देखने वाली है कि ये देखिए ये सर्विक्स की ओपनिंग है, किधर की तरफ है? टुवर्ड्स द वेजाइना। इस ओपनिंग को कहा जाता है एक्सटर्नल ओस।
इसी तरह से ये है सर्विक्स की कैनाल, ये जो इतना सा पार्ट दिखाई दे रहा है ये है सर्विक्स की कैनाल, तो सिंपली से क्या बोला जाएगा सर्वाइकल कैनाल। तो जिस तरीके से हमने कहा कि सर्विक्स यूट्रस के कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करती है तो इसलिए इसको यूट्रस के कैरेक्टरिस्टिक नेम नहीं दिए गए हैं, तो इसी तरीके से हम इस सर्विक्स के अंदर जो स्पेस है इसको भी यूट्राइन कैविटी नहीं बोलेंगे, इसको हम सिंपली क्या बोलेंगे सर्वाइकल कैनाल। अब आप देखिए ये इनर ओपनिंग, ये इस इनर ओपनिंग के थ्रू ये सर्वाइकल कैनाल किसमें ओपन हो रही है इन यूट्राइन कैविटी, ये पूरी क्या है यहाँ पर यूट्राइन कैविटी। तो ये जो ओपनिंग है इस ओपनिंग के थ्रू सर्वाइकल कैनाल किसमें ओपन हो रही है यूट्राइन कैविटी में, इस इनर ओपनिंग को बोलते हैं इंटरनल ओस। तो सर्वाइकल कैनाल की टोटल कितनी ओपनिंग्स हो गई, दो ओपनिंग्स। द इनर ओपनिंग टुवर्ड्स द यूट्राइन कैविटी इज इंटरनल ओस एंड आउटर ओपनिंग टुवर्ड्स द वेजाइनल कैनाल इज एक्सटर्नल ओस। चलिए तो ये दो ओपनिंग याद रखें। अब बात करेंगे यहाँ पर कि भले ही सर्विक्स की जो म्यूकोजा है वो एंडोमेट्रियम की तरह अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन यानी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल साइक्लिकल चेंजेस शो नहीं करती है, यानी वो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर नहीं होती है, लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सर्वाइकल म्यूकोजल सिक्रीशंस की कंसिस्टेंसी में नेचर में डिफरेंस आता है। भाई इतना हम जानते हैं जैसा एंडोमेट्रियम के अंदर क्या थी ग्लैंड्स थी, सिक्रेटरी यूनिट्स थी जिससे क्या रिलीज हो रहा था यूट्राइन मिल्क, इसी तरीके से सर्विक्स की म्यूकोजा में भी सिक्रेटरी यूनिट्स होंगी जिससे कोई ना कोई म्यूकस सब्सटेंस सिक्रेट होगा, जिसे सिंपली बोलते हैं सर्वाइकल म्यूकस। तो सर्वाइकल म्यूकस इज सिक्रेटेड बाय सर्वाइकल म्यूकोजल ग्लैंड्स। तो ये सर्वाइकल म्यूकोजा जो लेयर है इसमें कुछ ग्लैंड्स है और इन ग्लैंड्स से क्या सिक्रेट होता है सर्वाइकल म्यूकस। तो मैं क्या कह रहा हूं यहां पर कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल इटसेल्फ सर्वाइकल म्यूकोजा कोई स्ट्रक्चरल साइक्लिकल चेंजेस शो नहीं कर रही है, लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इस सर्वाइकल म्यूकोजा से जो सिक्रेट होने वाला सर्वाइकल म्यूकस है वो सर्वाइकल म्यूकस जरूर चेंज होता है। तो इतना आपको पता होगा कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल अबाउट मिड साइकिल 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन से पहले बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन की डोमिनेंस होती है और ओव्यूलेशन के बाद बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की डोमिनेंस होती है। तो जब बॉडी में ओव्यूलेशन से पहले एस्ट्रोजन की डोमिनेंस होगी तो इस सर्वाइकल म्यूकोजा से सिक्रेट होने वाला सर्वाइकल म्यूकस थिन एंड वॉटी होगा, और जब बॉडी में आफ्टर ओव्यूलेशन प्रोजेस्टेरॉन की डोमिनेंस होगी तो इस सर्वाइकल म्यूकोजा से सिक्रेट होने वाला सर्वाइकल म्यूकस थिक और विस्कस होगा। तो ये जो सर्वाइकल म्यूकस है, जो सर्वाइकल म्यूकोजल ग्लैंड से सिक्रेट हुआ है, ये सिक्रेट होकर एक्सटर्नल ओस के थ्रू कहां जाएगा वेजाइना में। तो अगर वेजाइना से इस म्यूकस को कलेक्ट किया जाए और इस म्यूकस की नेचर को, इसकी कंसिस्टेंसी को चेक किया जाए तो हमें आइडिया लग सकता है कि बॉडी में कौन से हार्मोन की डोमिनेंस है। तो अगर वेजाइना से जो फ्लूइड हमने कलेक्ट किया, ऑब्वियस बात है वेजाइना के बारे में याद रखेंगे कि वेजाइना नॉन ग्लैंडुलर म्यूकोजा होती है, यानी वेजाइना की म्यूकोजा में ग्लैंड्स नहीं है। तो फिर वेजाइना के अंदर फ्लूइड आया कहां से, तो वेजाइना में जो भी फ्लूइड आ रहा है वो ऊपर सर्विक्स आ रहा है, सर्विक्स का जो भी म्यूकस सेक्रेशन है वो एक्सटर्नल ओस के थ्रू किसमें आ जाएगा वेजाइना में। तो अगर वेजाइनल फ्लूइड को कलेक्ट करें तो वेजाइनल फ्लूइड इज बेसिकली सर्वाइकल म्यूकस। तो अगर वो बिल्कुल थिन एंड वॉटी है तो हम समझ सकते हैं कि बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन की डोमिनेंस है, यानी अभी जो फीमेल की बॉडी में टाइम चल रहा है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का वो ओव्यूलेशन से पहले वाला टाइम चल रहा है। और अगर इस वेजाइनल फ्लूइड की कंसिस्टेंसी थिक और विस्कस है, एक तो कम क्वांटिटी में और बिल्कुल थिक और विस्कस है, तो हम समझ जाएंगे कि बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की डोमिनेंस चल रही है, इसका मतलब ओव्यूलेशन के बाद का समय चल रहा है। तो ये है सर्वाइकल म्यूकस। तो सर्वाइकल म्यूकस सर्वाइकल म्यूकोजल ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला सब्सटेंस है। तो भले ही सर्वाइकल म्यूकोजा इटसेल्फ एंडोमेट्रियम की तरह कोई स्ट्रक्चरल साइकिल का चेंजेस शो नहीं कर रही है, लेकिन इन म्यूकोजा से सिक्रेट होने वाला जो सर्वाइकल म्यूकस है वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में कंसिस्टेंसी में चेंजेस शो करता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन ये सर्वाइकल म्यूकोजल सिक्रेशन बिल्कुल थिन और वॉटरी होगा, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन यही सर्वाइकल म्यूकस थिक और विस्कस होगा। चलिए अब थोड़ी सी बात जानते हैं वेजाइना के बारे में। देखिए ये जो वेजाइना है ये फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है, यानी इसकी बॉडी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और स्मूथ मसल से बनी हुई है। ये है अंदर सारा वेजाइनल कैनाल। ये जो वेजाइनल कैनाल है इट इज लाइंड बाय वेजाइनल म्यूकोजा। ये क्या है वेजाइनल म्यूकोजा। तो ऑब्वियस बात है कोई भी म्यूकोजा है वो बनी हुई बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू से होगी और ह्यूमन की तरफ क्या होगी उसमें एपिथेलियल लाइनिंग। तो जिस तरीके से हमने अभी देखा था फैलोपियन ट्यूब की म्यूकोजल लाइनिंग कैसी थी, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, यूट्रस में भी नॉन सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम विद सम सीलिएटेड पैचेस। अब बात करेंगे वेजाइनल म्यूकोजल एपिथेलियम की, ये थोड़ी डिफरेंट है, ये होती है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपको फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एपिथेलियल ट्रांजिशन कहां देखने को मिलेगा तो आप बोलेंगे एक्सटर्नल ओस, क्योंकि देखिए ये वेजाइना की एपिथेलियम है। ये कैसी एपिथेलियम है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ये कौन आ गया एक्सटर्नल ओस। तो एक्सटर्नल ओस तक यही एपिथेलियम आएगी, लेकिन जैसे एक्सटर्नल ओस से अंदर की तरफ सर्विक्स की तरफ बढ़ेंगे तो ये एपिथेलियम कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी नॉन सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम विद सम सीलिएटेड पैचेस। यानी कुल मिलाकर ये था कि इस एक्सटर्नल ओस से बाहर जो भी एपिथेलियम है जो वेजाइना की एपिथेलियम है वो तो कैसी है स्ट्रेटिफाइड और स्क्वामस है, जबकि जैसे एक्सटर्नल ओस से अंदर टुवर्ड्स सर्विक्स यानी टुवर्ड्स यूट्रस बढ़ेंगे तो एपिथेलियम कैसी हो जाएगी सिंपल हो जाएगी और साथ ही साथ कॉलमनर हो जाएगी। तो ये एपिथेलियल ट्रांजिशन जो है जो कहां पे देखने को मिलेगा एक्सटर्नल ओस पर। चलिए वेजाइना के लिए मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो वेजाइनल म्यूकोजा है वो नॉन ग्लैंडुलर है। वेजाइना की म्यूकोजा से इटसेल्फ कोई तरह का सिक्रेशन नहीं हो रहा है, लेकिन वेजाइना में ऑलवेज फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं वेजाइनल फ्लूइड। तो जो वेजाइनल म्यूकोजा नॉन ग्लैंडुलर है तो वेजाइनल फ्लूइड आया कहां से, ऊपर सर्विक्स से। तो वेजाइना में बेसिकली जो वेजाइनल फ्लूइड है उसका ओरिजिन है सर्विक्स, इसलिए हम वेजाइनल फ्लूइड को सर्वाइकल म्यूकस भी बोल देते हैं, क्योंकि है तो सर्वाइकल म्यूकस ही ना वेजाइना में आया। चलिए दूसरी बात, इस वेजाइना की जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है बिटवीन 4 to 5। ये एसिडिक पीएच जो है ये एक इनेट इम्यूनिटी का फिजियोलॉजिकल बैरियर है जो इस वेजाइना के अंदर माइक्रोब्स की पैथोजन की ग्रोथ को रोकता है। तो सवाल आता है कि इस वेजाइना के एसिडिक पीएच के लिए रिस्पांसिबल कौन है। इसके लिए रिस्पांसिबल होते हैं कुछ बैक्टीरिया। इस वेजाइनल म्यूकोजा में कुछ बैक्टीरिया कॉलोनाइज होते हैं जिन्हें बोलते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जो वेजाइनल म्यूकोजल सेल्स में ग्लाइकोजन का कंजप्शन करके उसे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं और उसी लैक्टिक एसिड की वजह से वेजाइनल पीएच कैसी होती है 4 to 5, जो इस वेजाइनल कैनाल के अंदर माइक्रोब्स यानी पैथोजन की ग्रोथ को रोकते हैं, यानी डिजीज होने से बचाते हैं। तो ये वेजाइना का एक क्या हो गया फिजियोलॉजिकल बैरियर जो अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट पैथोजन बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा एक बात हम और जान सकते हैं, ये जो यूट्रस है ये वेजाइना है, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में दो बन रहे थे। आप याद करो जो पहली क्लास में पढ़ा था कि फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना, इसका फॉर्मेशन किससे हुआ था, मुलेरियन डक्ट से। एक मुलेरियन डक्ट इधर बनती है, एक मुलेरियन डक्ट इधर बनती है, यानी एक फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना इधर डेवलप होने लगा, एक फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना इधर डेवलप होने लगा। इसका मतलब एम्ब्रियोनिक लाइफ में दो फैलोपियन ट्यूब, दो यूट्रस और दो वेजाइना बनते थे। लेकिन फाइनली अभी हम देख रहे हैं कि फैलोपियन ट्यूब तो दो ही हैं, लेकिन यूट्रस और वेजाइना एक ही रह गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मुलेरियन डक्ट दो थी, लेकिन मुलेरियन डक्ट के लोअर पार्ट से जिससे यूट्रस और वेजाइना डेवलप हो रहा था वो पार्ट क्या हो गया, फ्यूज। जबकि अपर पार्ट जो जिससे फैलोपियन ट्यूब डेवलप हुई थी वो फ्यूज नहीं हुआ। इसका मतलब फैलोपियन ट्यूब कितनी रह गई, दो, और फाइनली यूट्रस और वेजाइना फ्यूज हो गए। तो फाइनली यूट्रस और वेजाइना कितना बचे, 1। Now we will study about external genitalia of female that is collectively called as vulva। वैसे तो मैंने आपको समझाया था कि फीमेल के अंदर जो मेजर सेक्स ऑर्गन है वो सब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है। थोड़ी देर पहले हमने अभी पढ़ा भी था जो डायग्राम, जिससे पहले हमने समझा था कि ये पेल्विक फ्लोर है, ये अंदर फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस इस तरीके से बने हुए थे, ये वेजाइना इस तरह से पेल्विक फ्लोर पे ओपन हो रही थी।
तो इसका मतलब फीमेल के जो मेजर सेक्स ऑर्गन है, चाहे वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना हो, चाहे वो ओवरीज हो, सब कहां रखे हुए हैं? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। लेकिन इस वेजाइना की ओपनिंग कहां पर है? इस वेजाइना की ओपनिंग है पेल्विक फ्लोर की सरफेस पर। ये वेजाइना की ओपनिंग है और इसी वेजाइना की ओपनिंग के अराउंड स्किन से मॉडिफाइड होकर कुछ छोटी-छोटी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें कलेक्टिवली हम कहते हैं वल्वा यानी एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ फीमेल। तो इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि ये फीमेल पेल्विक फ्लोर की एक्सटर्नल सरफेस का व्यू है जिसपे ये है वेजाइना की ओपनिंग और इसी वेजाइनल ओपनिंग से जस्ट ऊपर यानी आगे की तरफ ये ओपनिंग है यूरेथ्रा की। तो एक और बात क्लियर करनी है यहां पर कि मेल के अंदर जो यूरेथ्रा थी वही यूरिनरी ट्रैक्ट थी, वही जेनाइटल ट्रैक्ट थी जिसे हमने कोमल मेन यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट कहा था। लेकिन फीमेल के अंदर ये दोनों ट्रैक्ट्स अलग हैं। तो देखिए यहां पर ये वेजाइना की ओपनिंग और ये यूरेथ्रा की ओपनिंग। कहां पर ये दोनों ओपनिंग? इंडिविजुअल ओपनिंग्स। ये है पेल्विक फ्लोर की सरफेस पर। तो ये क्या है? पेल्विक फ्लोर की आउटर सरफेस का व्यू जिसमें ये दोनों ओपनिंग्स। अब इन्हीं ओपनिंग्स के चारों तरफ कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे-छोटे से स्ट्रक्चर्स जिनको कलेक्टिवली मिलाकर कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ फीमेल यानी वल्वा। तो इसमें कौन-कौन से पार्ट्स हमें पढ़ने हैं? मोन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, पेरिनियम। देखिए ये जो सबसे आगे वाला पार्ट, ये पार्ट आ जाता है, ये रीजन है प्यूबिक सिम्फाइसिस और प्यूबिस बोन से सटा हुआ पार्ट और इसी को क्या कहते हैं? मोन्स प्यूबिस। ये इसी का एक और नाम होता है मोन्स वेनेरिस। तो ये क्या है? ये पार्ट प्यूबिस बोन से जस्ट आगे वाली स्किन वाला पार्ट है। स्किन के नीचे हम जानते हैं सबक्यूटेनियस फैट होता है, लेकिन इस मोन्स प्यूबिस की स्किन के नीचे जो सबक्यूटेनियस फैट है उसकी अमाउंट ज्यादा होती है, इसलिए मोन्स प्यूबिस एक कुशन लाइक पार्ट होता है और इस स्किन के ऊपर एबंडेंट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है प्यूबिक हेयर्स। अब ये मोन्स प्यूबिस क्या हो गया? ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया का एंटीरियर मोस्ट पार्ट हो गया। अगर एंटीरियर मोस्ट पार्ट कह रहे हैं या इसी पार्ट को हम क्या कह सकते हैं? अपर मोस्ट पार्ट। डिपेंड करेगा पेल्विक फ्लोर की ओरिएंटेशन। अगर पेल्विक फ्लोर को इस तरीके से देखा जाए, ये पेल्विक फ्लोर है तो इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट तो क्या हो जाएगा? एंटीरियर मोस्ट पार्ट। और इधर वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। लेकिन जब इसी पेल्विक फ्लोर के आउटर सरफेस को इस तरीके से देखा जाएगा तो जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट था अब यही क्या हो गया? अपर मोस्ट पार्ट। और जो ये पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट था ये हो गया लोअर मोस्ट पार्ट। तो अगर इन केस ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ फीमेल या तो मैं इस रीजन को क्या बोल सकता हूं? अपर मोस्ट पार्ट, या इसको बोल सकता हूं एंटीरियर मोस्ट पार्ट, एक ही बात है। और ये जो एनएस वाला रीजन है इसको मैं क्या बोल सकता हूं? पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट या लोअर मोस्ट पार्ट। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया जो है वो मोन्स प्यूबिस रीजन से एनएस के बीच वाला रीजन है। तो सबसे एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या हो गया? मोन्स प्यूबिस। अच्छा, अब इस मोन्स प्यूबिस और एनएस के बीच में जो पेल्विक फ्लोर की सरफेस है वहां पर ये दो ओपनिंग है, यूरेथ्रा और वेजाइना की ओपनिंग। अब इन्हीं यूरेथ्रा और वेजाइना की ओपनिंग के अराउंड देखिए ये वाली जो स्ट्रक्चर है काफी थिक स्ट्रक्चर है, स्किन से ही डिराइव हुई है ये स्ट्रक्चर। ये है वन पेयर लेबिया मेजोरा जो इस तरीके से इन यूरेथ्रा और वेजाइना की ओपनिंग को पार्शियली कवर करते हैं। इनकी जो आउटर सरफेस होती है वो पिगमेंटेड होती है, रफ होती है, उस पे हेयर्स होते हैं, ग्लैंड्स होती है, सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड। जबकि जो इनकी इनर सरफेस होती है वो इनर सरफेस म्यूकोसल सरफेस होती है जो हेयरलेस और ग्लैंडलेस होती है। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गई? थिक स्किन के फ्लैप्स या फोल्ड्स। इन थिक स्किन के फ्लैप्स या फोल्ड्स में भी सबक्यूटेनियस फैट का डिपोजिशन ज्यादा होता है, इसलिए फ्लैप्स की जो थिकनेस होती है वो ज्यादा। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखी है? थिक एंड फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन जो दोनों तरफ से पार्शियली यूरेथ्रा और वेजाइना की ओपनिंग को क्या कर रहे हैं? कवर। जब इन लेबिया मेजोरा को पार्ट किया जाएगा तो अंदर की तरफ ये देखिए रेड कलर से मैंने यहाँ पर एक पेयर स्ट्रक्चर और बना रखी है। ये वन पेयर छोटे फ्लैप्स है जिनकी दोनों ही सरफेस म्यूकोसा से बनी हुई है, हेयरलेस और ग्लैंडलेस। तो इन्हें बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ये भी इस तरह से यूरेथ्रा और वेजाइना की ओपनिंग को पार्शियली कवर कर रहे हैं। बाहर की तरफ जो बड़े फ्लैप्स ऑफ स्किन है वो तो है लेबिया मेजोरा, उनको अपार्ट करेंगे तो जो छोटे फ्लैप्स है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा को अपार्ट करेंगे तो यूरेथ्रा और वेजाइना की ओपनिंग ऑब्जर्वेबल होगी। तो देखिए ये अब पेल्विक फ्लोर का वो पार्ट आ गया है, ये वाला स्लिट लाइक पार्ट नजर आ रहा है जो किससे बाउंडेड है? दोनों तरफ से लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा से। तो ये पेल्विक फ्लोर का वो पार्ट है जहां पर यूरेथ्रा और वेजाइना की ओपनिंग है और इसी पार्ट को क्या नाम दिया जाता है? वेस्टिब्यूल। तो डिफाइन वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल इज द पार्ट ऑफ फीमेल पेल्विस वेयर यूरेथ्रा एंड वेजाइना ओपन and this part is bounded on either side by one pair labia majora and one pair labia minora। सिंपली बोला जाए तो वेस्टिब्यूल इस फीमेल पेल्विक रीजन का या पेल्विक फ्लोर का वो पार्ट है जहां पे यूरेथ्रा और वेजाइना की ओपनिंग है और ये पार्ट दोनों तरफ से वन पेयर लेबिया मेजोरा और वन पेयर लेबिया माइनोरा से बाउंडेड है। तो इस रीजन को क्या नाम दिया जाएगा? वेस्टिब्यूल। और इसी वेस्टिब्यूल में दोनों ओपनिंग किसकी है? यूरेथ्रा और वेजाइना की। जो अपर एंटीरियर ओपनिंग है वो तो यूरेथ्रा की है जिसे हम बोलते हैं यूरेथ्रल मेटस, और जो ये नीचे की तरफ यानी लोअर और पोस्टीरियर ओपनिंग बोल सकते हो दैट इज वेजाइनल ओपनिंग जिसे बोलते हैं वेजाइनल ओरिफिस। चलिए अब एक और बात सीखते हैं कि इस लेबिया माइनोरा, देखिए रेड वाली जो स्ट्रक्चर है ये लेबिया माइनोरा है। ये लेबिया माइनोरा का कौन सा जंक्शन है? अपर जंक्शन, या इसी को आप बोल सकते हो एंटीरियर जंक्शन। तो इस लेबिया माइनोरा के अपर एंटीरियर जंक्शन पे एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे बोला जाता है क्लाइटोरिस। ये क्लाइटोरिस पेनिस के होमोलोगस होती है, मेल में जो पेनिस होता है उसकी होमोलोगस होती है। जिस तरह से पेनिस एक इरेक्टाइल स्ट्रक्चर है, क्लाइटोरिस भी एक इरेक्टाइल स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका जो साइज है वो पेनिस के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए इसके अंदर जो भी इरेक्शन होगा वो विजिबली ऑब्जर्वेबल नहीं होता है। दूसरी बात, मेल का जो पेनिस होता है वो एक कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर है, लेकिन क्लाइटोरिस नॉन कॉपुलेटरी है, यानी ये फीमेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं है। तो फीमेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन कौन है? वेजाइना। चलिए अब दूसरी बात यहां से जानते हैं कि ये जो वेस्टिब्यूल था इसके अंदर दो ओपनिंग्स हमने जान ली, एंटीरियर ओपनिंग तो यूरेथ्रल मेटस और पोस्टीरियर ओपनिंग वेजाइनल ओरिफिस। लेकिन उसके अलावा भी हमें यहां पर छोटी-छोटी कुछ और ओपनिंग्स भी नजर आ रही है। देखिए इस ओपनिंग को देखिए, ये क्या लिखा है मैंने ओपनिंग्स के लिए? दीस आर द ओपनिंग्स ऑफ डक्ट्स ऑफ पैरायूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किन। और वहीं पर वेजाइनल ओरिफिस के दोनों तरफ लेटरली भी दो ओपनिंग्स हैं जिनके लिए मैंने क्या लिखा है? दीस आर ओपनिंग्स ऑफ डक्ट्स ऑफ बार्थोलिन्स ग्लैंड। तो वन पेयर ओपनिंग तो किसकी हो गई? पैरायूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किन की। वन पेयर ओपनिंग किसकी हो गई? बार्थोलिन्स ग्लैंड की। तो ध्यान से सुनिए, बार्थोलिन ग्लैंड्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं वेजाइना के लेटरल साइड में, बॉडी के अंदर होती हैं, वेजाइना के लेटरल साइड में प्रेजेंट होती हैं और उनकी डक्ट्स जो हैं वो वेजाइना के पैरेलल रन करती हैं। और फाइनली इन ग्लैंड्स की डक्ट्स कहां पे ओपन होती हैं? वेस्टिब्यूल में। कहां पर? वेजाइनल ओरिफिस के दोनों तरफ लेटरल साइड में। तो इसी वजह से बार्थोलिन्स ग्लैंड को क्या बोला जाता है? वेस्टिब्युलर ग्लैंड। जैसा मेल में काउपर्स ग्लैंड थी, मेल की जो काउपर्स ग्लैंड थी वो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के लेटरल साइड में प्रेजेंट थी, लेकिन उनकी डक्ट्स कहां पे ओपन हुई थी? पेनाइल यूरेथ्रा में, पेनिस के रूट के बल्ब पार्ट में। तभी तो काउपर्स ग्लैंड को मेल में क्या नाम दिया गया था? एक और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, उसकी ओपनिंग के बेसिस पर। ठीक उसी तरह से जो बार्थोलिन्स ग्लैंड है ये कहां प्रेजेंट है? वेजाइना के लेटरल साइड में, लेकिन इनकी डक्ट कहां पे ओपन हुई है? वेस्टिब्यूल में, इसलिए ओपनिंग के बेसिस पर इन डक्ट्स को नाम दिया गया वेस्टिब्युलर ग्लैंड। चलिए इसी तरह से ये दूसरी ग्लैंड्स कौन सी हैं? पैरायूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किन। नाम से क्लियर हो रहा है कि ये ग्लैंड्स कहां प्रेजेंट है? यूरेथ्रा के लेटरल साइड में, लेकिन फाइनली इनकी डक्ट भी देखो कहां के ओपन हुई है? वेस्टिब्यूल में। इसका मतलब ओपनिंग के बेसिस पर ये भी क्या है? वेस्टिब्युलर ग्लैंड। तो इसका मतलब फीमेल में टोटल कितने पेयर वेस्टिब्युलर ग्लैंड हो गए? 2 पेयर, वन पेयर पैरायूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किन, वन पेयर बार्थोलिन्स ग्लैंड। बस फर्क इतना है कि पैरायूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किन साइज में छोटी होती है इसलिए इसको लेसर वेस्टिब्युलर ग्लैंड कहा जाता है, जबकि बार्थोलिन्स ग्लैंड साइज में बड़ी है इसलिए इसको ग्रेटर वेस्टिब्युलर ग्लैंड कहा जाता है। लेकिन है दोनों वेस्टिब्युलर ग्लैंड, क्योंकि दोनों ग्लैंड्स की जो डक्ट्स है वो फाइनली ओपन कहां हो रही है? आकर वेस्टिब्यूल में। अब इन ग्लैंड्स का काम क्या होता है? जब भी फीमेल में सेक्सुअल एक्साइटमेंट होगा तो इन ग्लैंड्स का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये ग्लैंड्स का सिक्रेशन जो है वेस्टिब्यूल में आकर इस तरीके से इन फ्रंट ऑफ वेजाइनल ओपनिंग कलेक्ट हो जाएगा और ड्यूरिंग फाइटर्स पेनाइल एंट्री के साथ ये फ्लूइड वेजाइना में चला जाएगा, क्योंकि हाईली एल्कलाइन फ्लूइड है तो ये वेजाइना की एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर फाइटर्स हो रहा है तो थोड़ी देर बाद इस वेजाइना में स्पर्म इंसेमिनेट होंगे और स्पर्म के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है और वेजाइना का एसिडिक एनवायरनमेंट जो है उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा? ये फ्लूइड। दूसरा, ये ड्यूरिंग कॉपुलेशन लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। तो इनका काम क्या हो गया? जस्ट ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट ये फ्लूइड आएगा जो कि वेजाइना के एसिडिक पीएच को और साथ ही साथ लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा।
तो टोटल कितनी ओपनिंग हमें वेस्टिब्यूल में नजर आई? टोटल नंबर ऑफ ओपनिंग्स तो हुई 6, लेकिन टोटल टाइप ऑफ ओपनिंग्स कितनी हो गई? 4। टोटल नंबर को तो 6 कैसे काम है? क्योंकि देखो इनमें से 2 ओपनिंग तो अनपेयर्ड है, यूरेथ्रा और वेजाइना अनपेयर्ड ओपनिंग्स है, एक एक ओपनिंग है, तो 2 तो ही हो गई। और ये जो बार्थोलिन ग्लैंड्स और पैराथल ग्लैंड के ये ओपनिंग पेयर्ड है, तो ये 2 हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 6। तो अगर ये पूछा जाए कि वेस्टिब्यूल में टोटल नंबर ऑफ ओपनिंग्स कितनी है, तो 6, और टोटल टाइप्स ऑफ ओपनिंग्स तो 4। टाइप्स का मतलब क्या हो गया? एक तो यूरेथ्रा की ओपनिंग, दूसरा वेजाइना की ओपनिंग, बार्थोलिन ग्लैंड्स की ओपनिंग और पैराथल ग्लैंड्स की ओपनिंग। चलिए अब यहां से एक और आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। बाय बर्थ जो ये वेजाइना है, इस वेजाइना की ओपनिंग पर एक थिन म्यूकस मेम्ब्रेन से बना हुआ सेप्टा प्रेजेंट होता है। चलिए इसको अलग से भी बनाकर समझ सकते हैं। सपोज ये वेजाइनल ऑरिफिस है, इस ऑरिफिस पर बाय बर्थ ही एक थिन म्यूकस मेम्ब्रेन का सेप्टा प्रेजेंट होता है। ये इनकम्प्लीट सेप्टा होता है क्योंकि ये जो मार्जिन पर अटैच है ना, इस मार्जिन पर जहां पर अटैच है वहां पर थोड़ा थोड़ा स्पेस खाली रहता है, समझिए। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट सेप्टा। यूजुअली हाइमन टॉर्न कब होता है? जब फर्स्ट फाइटस होता है, जब पेनाइल एंट्री होती है, तो ये हाइमन परमानेंटली टियर होकर रिमूव हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो हाइमन है ये बिना क्वाइटस के भी टॉर्न में टियर हो सकती है। क्यों? जैसे सपोज कोई भी फीमेल एथलीट है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, या कोई फीमेल वेजाइनल टैम्पून यूज करती है फॉर मैनेजिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, या फिर कोई फीमेल साइकिलिंग या कोई हॉर्स राइडिंग इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करती है, तो उस वजह से कई बार, क्योंकि ये सारी ये जो स्ट्रक्चर है हाइमन, ये स्ट्रक्चर कहां प्रेजेंट है? बिल्कुल पेल्विक फ्लोर पर, वेजाइनल ओपनिंग पर, और इस तरह की सभी एक्टिविटी से जो भी जब बॉडी में आता है वो सबसे पहले पेल्विक रीजन पे आता है, और उसकी वजह से कई बार बिना क्वाइटस के भी हाइमन रिमूव हो जाती है। तो अगर किसी फीमेल में हाइमन टॉर्न हो चुकी है, टियर्ड है या एब्सेंट है, तो क्या ऐसी फीमेल के लिए हम कह सकते हैं कि 100% सेक्सुअली एक्सपीरियंस है? नहीं, एक ओपिनियन पास कर सकते हैं, लेकिन 100% इट इज नॉट द साइन ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस। अगर किसी फीमेल के अंदर हाइमन एब्सेंट है, टॉर्न है, टियर्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि 100% सेक्सुअल एक्सपीरियंस है। हो सकता है किसी और वजह से भी रिमूव हो गई हो, टियर हो गई हो। एक और यहां पर चीज लिखी हुई है कि अगर सपोज किसी फीमेल में हाइमन प्रेजेंट है, स्टिल प्रेजेंट है, तो क्या हम उस फीमेल के लिए कह सकते हैं कि वो फीमेल वर्जिन है, सेक्सुअली इनएक्सपीरियंस्ड है? नो, ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कई बार सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाने के बावजूद भी हाइमन प्रेजेंट रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि कई बार हाइमन के अंदर सिंगल लार्ज परफोरेशन होता है, इस तरह से सेंटर में परफोरेशन होता है, तो जब भी पेनाइल एंट्री होती है तो ये परफोरेशन इस तरह से स्ट्रेच होकर लार्ज हो जाता है, और जब पेनाइल विड्रॉल होता है ये वापस अपनी शेप में अपनी पोजीशन में आ जाता है। यानी क्वाइटस भी हो गया, फीमेल वर्जिन भी नहीं है, सेक्सुअली एक्सपीरियंस हो चुकी है, लेकिन हाइमन स्टिल प्रेजेंट है। इसका मतलब ना तो हाइमन की एब्सेंस इस बात का 100% साइन है, यानी ट्रू साइन है कि फीमेल सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड है, और ना ही हाइमन की प्रेजेंस इस बात का 100% साइन है कि फीमेल वर्जिन है। इसका मतलब ये एनसीईआरटी की लाइन, इट इज नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। ये थोड़ा सा आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये बातें मेंशन करी हुई है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। बाकी एक और चीज यहां से जान सकते हैं, ये जो रीजन यहां पर मैं मार्क कर रहा हूं, जिसको मैंने लिखा है पेरिनियम। ये पेरिनियम क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया और एनस के बीच का रीजन। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ पेल्विक फ्लोर, क्योंकि जितनी भी पेरिनियल मसल्स होती हैं वो फाइनली इसी पेरिनियम में आकर एक दूसरे के साथ फ्यूज होती हैं, जो कि इस पेल्विक फ्लोर को सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द पेल्विक फ्लोर, पेरिनियम। तो पेरिनियम कहां पर होगा? एक्सटर्नल जेनिटेलिया और एनस के बीच में।